मोर पोलर कंपाउंड इंटरैक्ट्स मोर विथ स्टेशनरी फेज एंड मूव्स स्लोली थ्रू कॉलम। यहां से जितना मूवमेंट किसने किया, उस स्पॉट ने किया, वो जो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड ने किया उसे हम एक्स बोलते हैं, और जितना सॉल्वेंट ने मूवमेंट किया उसको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ठीक है, अब इनका रेशियो लेते हैं, तो एक्स अपॉन वाई का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं आर एफ। इसको हीट किया, अब हमें पता है कि जो नेप्थलीन वाला पार्ट है, ये क्रूड नेप्थलीन में दो पार्ट होंगे, नेप्थलीन खुद होगा एंड इसका इंप्योरिटी होगा। जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, आप खुद बताइए। डी का क्या है, टू। टू मतलब स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन से क्यों अलग करते हैं, क्योंकि एनिलीन जो है, अभी एग्जांपल बताए थे यहाँ पे देखिए, स्टीम डिस्टिलेशन में यहाँ हम एग्जांपल बताए थे, देखिए एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर, अभी हम लोग ये पढ़े। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद केएस सर पे। आज जो है हम लोग नीट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। अभी रिसेंटली 20-25 दिनों के बाद नीट है, ठीक है कि नहीं, तो आप लोगों के लिए एक चैप्टर है जिससे कि कंफर्म एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है कि नहीं। उस पर बात करते हैं जिसका नाम है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है कि सर कैसे मिक्सचर्स को अलग करते हैं, क्या है नहीं है, जल्डाल मेथड क्या है, ड्यूमा मेथड क्या है, सब यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट 1 है इसमें हम लोग इस पार्ट को कवर करेंगे। कौन से पार्ट को, प्यूरिफिकेशन पार्ट को, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी एंड देयर एप्लीकेशन। एंड जो ये इसका बचा हुआ पार्ट है जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा उस पर अगर हम बात करें कि इस चैप्टर को हम किस तरीके से आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है कि नहीं, तो मेनली मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कैसे इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे इस पे वो है एनसीईआरटी बेस्ड, ये पूरा होगा, पूरा का पूरा ये क्या होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, सबके सब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला कि जो कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ इसका प्रिंसिपल क्या है, हर एक टॉपिक में, यानी जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, चाहे वो डिस्टिलेशन हो, क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे कुछ का कोई भी टॉपिक हो, उस पे उसका प्रिंसिपल क्या है पहले वो पढ़ेंगे। प्रिंसिपल के बाद की अगर बात करें, व्हेन टू यूज, हमें इसको कब यूज करना है, इस प्रिंसिपल को यूज कब करना है, और इस प्रिंसिपल को यूज करने का टेक्निक क्या है, मतलब उसे हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे प्यूरिफिकेशन में, ठीक है कि नहीं। तो पहले क्या बोले, हर एक प्यूरिफिकेशन मेथड का क्या करेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसे कहाँ लगाया जा सकता है, किस केस में लगाया जा सकता है वो पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, टेक्निक को पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। देन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वाला पार्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जिससे कि क्वेश्चन आते हैं उसे करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड होगा, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद, एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, पीवाईक्यूज पे, कहाँ चलेंगे, पीवाईक्यूज पे। और इतना करने के बाद दोस्तों गारंटी रखो कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो जो टॉपिक्स है वो कुछ इस तरीके से, जो प्यूरिफिकेशन मेथड्स है हमारे पास अवेलेबल, जो हम लोग को पढ़ना हमारे सिलेबस में जो है, उस पर अगर बात की जाए तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहला है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है कि नहीं, एंड देयर एप्लीकेशंस, ये सब होगा। अब समझते हैं ये कब पढ़ना आता है, क्यों पढ़ना होता है इस चैप्टर का, मतलब इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है मेनली, उस पर बात करते हैं। तो आप लोग जानते हो कि मेटल्स जो होता है, पहले तो ये समझिए, एक चीज मेटल्स होता है उसको हम लोग कहाँ से निकालते हैं, माइंस से निकालते हैं, कैसे, थ्रू माइनिंग, उसके ओर से निकालते हैं कि नहीं। और जब उसे ओर से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ओर में क्या होता है, प्योर मेटल भी होता है, क्या होता है, प्योर मेटल भी होता है, और साथ साथ उसमें इम्प्योरिटीज भी होते हैं, क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज भी होते हैं। प्योर मेटल भी होता है और साथ साथ उसमें क्या होता है, उसका इम्प्योरिटी भी होता है। और इस प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो टेक्निक होता है, कहाँ से, थ्रू इम्प्योरिटी, इसी को हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं बताइए, इसी पार्ट को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, मेटलर्जी में, ठीक है कि नहीं। उसी तरीके से अगर हमारे पास क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसी तरीके से हमारे पास क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मान लेते हैं कैसा हो, इम्प्योर हो, कैसा हो, इम्प्योर हो, तो इसे हम लोग प्योर कैसे बनाएंगे, प्योर कैसे बनाएंगे, ये पूरा चीज हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में, ठीक है कि नहीं। इम्प्योरिटी के नेचर पे बेस्ड,
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा इम्प्योरिटी है एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, मतलब इम्प्योरिटी का भी नेचर देखेंगे एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नेचर देखेंगे। मतलब जो हमारे पास सैंपल होगा उसमें दोनों होगा। मतलब जो सैंपल इसे हमें प्योर करना है, जो इम्प्योर सैंपल, उसमें दो चीज होंगे। जो इम्प्योर सैंपल हमारे पास है, जो हमारे पास इम्प्योर सैंपल है उसमें क्या क्या होगा आप खुद बताइए। जो हमारे पास इम्प्योर सैंपल है उसमें दोनों चीजें होंगी। क्या क्या? पहला, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी। तो इन दोनों के नेचर पे बेस्ड, इन दोनों का नेचर कैसा है, जो इम्प्योरिटीज है और प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका नेचर कैसा है, इस पे बेस्ड होगा हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, सब्लिमेशन की, क्रिस्टलाइजेशन के, डिस्टिलेशन की, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की, क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है कि नहीं? तो मेनली हम लोग अगर चले तो एक पॉइंट और भी है यहाँ पे जो आप पढ़ सकते हैं कि जो प्योरिटी ऑफ ए कंपाउंड इज ए सर्टेन, मतलब प्योर कैसे किया जाता है, जब उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, शार्प। जो कि प्योर कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प। लेकिन अगर कोई इम्प्योर है तो वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्या करता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट या बॉईल करता है। ठीक है कि नहीं? लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से राउल्ट लॉ एंड डाल्टन्स लॉ में इस टॉपिक को पढ़ा होगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक सैंपल है और उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट एकदम शार्प है। क्या है? शार्प है, इसका मतलब वो प्योर है। लेकिन अगर वो मेल्ट या बॉईल एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे कर रहा है, यानी वो क्या है, इम्प्योर। और इम्प्योर है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड। ये मेथड कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, कहाँ लगाना है, इसके एग्जांपल्स क्या है, चलिए सब अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे जो पहला है वो है सब्लिमेशन मेथड। जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है, सब्लिमेशन। इस वाले में क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड होता है, एक ऐसा इम्प्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। क्या बोला मैंने, इसमें एक ऐसा इम्प्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि सब्लिमेबल होता है। मतलब जिस सॉलिड स्टेट में है उसको हीट करेंगे और वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। ठीक है? तो वैसे कंपाउंड को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड से प्योर करते हैं। ठीक है? तो यहाँ देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट। कहां से कहां, सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में नहीं जाना चाहिए, डायरेक्टली सॉलिड से क्या होना चाहिए, कहां जाना चाहिए, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में। सही बात है। उसके बाद हम उसे कंडेंस करते हैं और उसको कूल करते हैं। और कूल करने से क्या होता है, जो नॉन सब्लिमेबल होता है, जो इम्प्योरिटी होता है, जो कि सबलाइम नहीं होता है, सॉलिड से वेपर में नहीं जाते हैं, वो रह जाते हैं। और जो मेन वाला होता है वो क्या होता है, मिल जाता है। मेन मतलब प्योर वाला। ठीक है कि नहीं? चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। मानिए कि हमारे पास एक क्रूड नैप्थलीन है। क्रूड नैप्थलीन का मतलब इम्प्योर नैप्थलीन है। ठीक है कि नहीं? उसको हमने क्या किया, इस फ्लास्क में रखा। इम्प्योर नैप्थलीन को कहाँ रखा, फ्लास्क में रखा। ठीक है कि नहीं? देन इसको हीट किया। अब हमें पता है कि जो नैप्थलीन वाला पार्ट है, ये क्रूड नैप्थलीन में दो पार्ट होंगे, नैप्थलीन खुद होगा एंड इसका इम्प्योरिटी होगा। जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा आप खुद बताइए। हीट करने पे जो प्योर नैप्थलीन होगा उसका वेपर बनना शुरू होगा और ये वेपर कुछ इस तरीके से ऊपर जाने लगेंगे। लेकिन जो इम्प्योरिटी होगा वो यही रह जाएगा, इम्प्योरिटी यही रहेगा। ठीक है कि नहीं? और ये वेपर जब यहाँ से पास होगा इस पाइप के थ्रू, इधर जैसे ही आएगा यहाँ पे हम इसे कोल्ड वाटर बाथ, यानी ये जो वेपर है नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो ठंडा हो जाएगा और ऊपर आकर के क्या होगा, चिपकने लगेगा। या आप चाहे तो यहाँ भी टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, ठंडा, मतलब इधर आइस वाइस लगा दीजिए, आइस का पैकेट लगा दीजिए, तब भी क्या होगा, ये पार्ट ठंडा होकर के यहाँ पे नैप्थलीन जो होगा, प्योर नैप्थलीन चिपकने लगेगा सॉलिड के फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में। ठीक है कि नहीं? एंड जो इम्प्योर वाला पार्ट होगा वो यहाँ रह जाएगा। मतलब अगर नैप्थलीन जैसा कोई चीज है उसे हम लोग किससे प्यूरिफाई कर सकते हैं, यूजिंग सब्लिमेशन मेथड। इसमें और कौन कौन से एग्जांपल हैं, नैप्थलीन तो है ही, आयोडीन है, एंथ्रासीन है, बेंजोइक एसिड है और थैलिक एनहाइड्राइड है। एकदम रट लीजिएगा ये एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूँ, इसको एकदम रट लेना है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है कि नहीं? मैंने क्या बोला, ऐसे सब्सटेंसेस जो डायरेक्टली सॉलिड से इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में, वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग सब्लिमेशन मेथड से प्योर करते हैं। कौन कौन से एग्जांपल हैं, नैप्थलीन, आयोडीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एंड थैलिक एनहाइड्राइड। अगर इस पे क्वेश्चंस की बात करें, जो पीवाईक्यू है, देखिए 2024 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं? क्या पूछा है इसमें, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, डायरेक्टली किसमें, सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है,
गैस में यानी वेपर में। तो इस टेक्निक में प्यूरिफिकेशन में कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो सिंपल सा बात है, इसमें क्या यूज होता है? सब्लिमेशन। सिंपल क्वेश्चन, 4 नंबर आ गया देखिए, 2024 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला एक और क्वेश्चन देखिए, ये जनवरी अटेम्प्ट में 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में आया था 28 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। ये मेंस का क्वेश्चन है। तो नीट में क्यों पढ़ना है भाई? एनटीए दोनों ही एग्जाम को कंडक्ट करा रही है और लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए सॉलिड है, उसको हीट किया गया डायरेक्टली, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर में। बीच में लिक्विड फेज नहीं आया है, ठीक है। फिर ठंडा किया और सॉलिड कंपाउंड हमें फिर से मिल गया। ये कौन सा प्रोसेस को डिनोट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है? क्या है वो? सब्लिमेशन। सिंपल, फिर से 4 नंबर। ठीक, तो जो नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो है क्रिस्टलाइजेशन। ये कब यूज करते हैं? ये वाला पार्ट जो है वो कब यूज करते हैं? तो क्रिस्टलाइजेशन हमारा तब यूज होता है जब, ध्यान से देखिए, हमारे पास अगर मान लीजिए कि इम्प्योर सैंपल है जिसे हमें प्योर करना है। हमारे पास क्या है? इम्प्योर सैंपल है जिसे हमें क्या करना है? प्योर करना है। तो इम्प्योर सैंपल किससे मिलके बनता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमें इम्प्योर सैंपल किससे मिलके बनता है, तो एक होता है इसमें प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसके अंदर होगा, प्लस इम्प्योरिटी। दोनों के मिक्सचर का क्या होगा? जब इन दोनों का मिक्सचर को लिया जाएगा, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्योर सैंपल। अब मानते हैं कि इस इम्प्योर सैंपल को एक सॉल्वेंट के अंदर रखा। इसे हमने किस में रखा? एक सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। एंड उसमें जो सॉल्युबिलिटी होगी इस प्योर पार्ट की, ये वाला जो प्योर पार्ट है एंड इम्प्योर पार्ट का, वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट मींस एक ज्यादा सॉल्युबल होगा और एक कम सॉल्युबल होगा। वो दोनों में से कोई भी हो सकता है प्योर वाला ज्यादा सॉल्युबल हो, इम्प्योर वाला कम सॉल्युबल हो, या इम्प्योर वाला ज्यादा सॉल्युबल हो और प्योर वाला पार्ट जो है वो कम सॉल्युबल हो। यहां से, ठीक है, कोई भी, यानी एक डिफरेंस इन क्या आना चाहिए? सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉल्युबिलिटी में क्या होना चाहिए? डिफरेंस। पहली बात, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी। तब जाकर के क्या होगा? हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड लगाएंगे। मतलब ये हुआ तभी क्या लगेगा? क्रिस्टलाइजेशन मेथड। टेक्निक की बात करें तो मेनली अगले पेज में उसको देखते हैं, फिर यहाँ पे हम थ्योरी में आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज में ये टोटल 4 मेथड है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये 4 मेथड है, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। उसके बाद पीछे हम लोग यहाँ प्यूरिफाइड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है कि नहीं। ध्यान से देखते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इम्प्योर सॉलिड होगा, जिसमें क्या क्या होगा? इम्प्योर सॉलिड मतलब अभी फिर से बताया, जिसमें प्योर कंपाउंड भी होगा और साथ साथ इम्प्योरिटी भी होगा, ठीक है। उसे हम क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, और वहां से हमें बनाना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमें ऐसा, ये देखो ये वाला जो पार्ट है, हमें ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसमें इम्प्योरिटी घुल जाए। मेनली मेनली हम लोग ऐसा लेते हैं जिसमें इम्प्योरिटी घुल जाए, और रूम टेम्परेचर पे क्या हो? रूम टेम्परेचर पे क्या हो? वो क्या हो? इम्प्योरिटी वो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, और जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएं वो क्या हो जाए? कंप्लीटली सॉल्युबल। देखो इम्प्योर कंपाउंड है, इसे हमें डिसॉल्व करना है एक सॉल्वेंट में, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है रूम टेम्परेचर पे, और एप्रिसिएबली अच्छा खासा सॉल्युबल है हाई टेम्परेचर है। मतलब हमें एक ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसमें जो इम्प्योर वाला पार्ट है वो ठीक ठाक सॉल्युबल हो, स्पेरिंगली सॉल्युबल हो। बहुत कम होता है स्पेरिंगली का मतलब रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे ही उसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाए तो वो ठीक ठाक सॉल्युबल हो जाए, अच्छा खासा सॉल्युबल हो जाए, ठीक है कि नहीं। एंड उस सॉल्यूशन को फिर हमें कॉन्सेंट्रेट करके हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। क्या करना है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? देन ये सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया हीट करके, उसे फिर हम हॉट फिल्ट्रेशन करेंगे। हॉट फिल्ट्रेशन मतलब जब वो गर्म रहेगा तभी उसको फिल्टर पेपर से पास करेंगे। तो जो भी पार्ट, इनसॉल्युबल पार्ट जो घुला नहीं होगा, मतलब कुछ पार्ट ऐसे बच गए होंगे जो घुला नहीं होगा, वो क्या होगा? वो यहाँ पे हमें फिल्टर पेपर में मिल जाएगा, और ये एक लिक्विड जो होगा वो यहाँ मिलेगा। क्या ये प्योर होगा? नहीं, इसमें अभी भी क्या होगा? प्योर वाला पार्ट भी होगा, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला पार्ट भी होगा, और साथ ही साथ इसमें और क्या होगा? इम्प्योरिटी। अब जो बचा कुचा इम्प्योरिटी उसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हटाएंगे। क्या करना है? इसको ठंडा करके क्रिस्टलाइज करना है। जैसे ही क्रिस्टलाइज करेंगे तो प्योर वाला पार्ट का हमें क्रिस्टल बनने में मिल जाएगा। प्योर वाला जो पार्ट होगा उसका क्रिस्टल जनरेट होगा, है कि नहीं। एंड बाकी जो लिक्विड इसके आसपास बचा हुआ होगा, बाकी जो लिक्विड यहाँ होगा उसमें क्या होगा? इम्प्योरिटी। फिर क्या करना है? उसके बाद इसको फिल्टर पेपर से फिर से छानना है। तो जो मदर लिक्विड होगा वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। इसको मदर लिकर बोलते हैं, ठीक है। वो नीचे चला जाएगा, और जो क्रिस्टल होंगे वो ऊपर मिल जाएंगे। तो जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल है वही हमारा प्यूरिफाइड है, ठीक है कि नहीं। एंड जो नीचे होगा यहाँ इम्प्योरिटी क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? ये क्लियर है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? इम्प्योरिटी, ठीक है कि नहीं। देन अब ध्यान से देखो उसके अगले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ था।
कि कूलिंग करना है सॉल्यूशन को, फिर प्योर कंपाउंड को क्रिस्टलाइज करेंगे एंड फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे, और जो मदर लिकर होगा उसके अंदर ही क्या होगा, इम्प्योरिटी। हाँ या ना? हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत प्योर कंपाउंड भी बच जाए उस मदर लिकर में, ठीक है कि नहीं? देन अब आते हैं, ये कंपाउंड कहाँ पे ज्यादा यूज होता है, जहाँ ये एक कंपाउंड हाईली सॉल्युबल हो वन सॉल्वेंट में और दूसरे में वो क्या हो, बहुत कम सॉल्वेंट हो। ऐसे में भी मतलब सॉल्युबल हो, सॉरी सॉल्वेंट बोल दिया, एक कंपाउंड एक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल हो और दूसरे वाले सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल हो, तब भी इसको यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं? अब ऐसे भी इम्प्योरिटीज होते हैं जो कलर इम्पार्ट करते हैं, ऐसे भी इम्प्योरिटीज होते हैं जो यहाँ कलर इम्पार्ट करेंगे। अब कलर इम्पार्ट करेंगे तो उसे हटाया कैसे जाता है, तो उसको हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर क्या करते हैं, एड्सॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर उसे एड्सॉर्ब करते हैं। और मान लेते हैं कि अगर हमारा जो इम्प्योरिटी है एंड जो हमारा प्योर सैंपल है, इम्प्योरिटी और क्या है, प्योर सैंपल जो इसमें था दोनों में, इसका सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट में अच्छा खासा, मतलब दोनों बराबर सॉल्युबल है। जितना प्योर कंपाउंड उतना ही लगभग उसी के आसपास इम्प्योरिटी भी क्या है, उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। मतलब प्योर कंपाउंड लिए, इम्प्योरिटी है उसमें मिक्स है, अब क्या बन गया, इम्प्योर सैंपल। अब उसको हमने सॉल्वेंट में डाला, तो प्योर वाला पार्ट और जो हमारा इम्प्योर वाला पार्ट है दोनों अच्छा खासा सॉल्युबल, उनकी उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कंपेरेबल है उस सॉल्वेंट के अंदर। देन फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्यों? फिर ये मेथड उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन करने से क्या फायदा होगा, तो हमें बार बार जो ये मदर लिकर होगा इसके अंदर हमें क्या मिलते जाएगा, क्रिस्टल्स। तो बार बार जब करेंगे तो बार बार हमें यही मेथड्स को दोहराएंगे तो जो प्योर वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाता है, ठीक है कि नहीं? तो रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन कब यूज होगा, जब इम्प्योरिटीज क्या होंगे और प्योर पार्ट कंपेरेबल सॉल्युबिलिटी के होंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन कौन से एग्जांपल इंपॉर्टेंट इसमें है, कॉपर सल्फेट, पोटैश एलम, बेंजोइक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज, वॉशिंग सोडा, टेट्रा अमाइन कॉपर टू सल्फेट। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, जिसे हम लोग किस मेथड से अलग करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। इसको रट लेना है, सारे एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ठीक है कि नहीं? चलिए इसको याद कर लेना है, नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, डिस्टिलेशन, ठीक है कि नहीं? देखिए अब ये मेथड हम कब यूज करते हैं, तो जब हमारे पास एक वोलाटाइल लिक्विड हो, वोलाटाइल मतलब जिसका वेपर बन सकता हो, है कि नहीं? एंड उसमें जो इम्प्योरिटी है वो नॉन वोलाटाइल, मतलब जो वेपर नहीं बन सकता हो, मतलब इम्प्योरिटी कैसा, नॉन वोलाटाइल। और जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हमें अलग करना है, सेपरेट करना है प्योर फॉर्म में, वो क्या होना चाहिए, वोलाटाइल। अब होता क्या है कि ये मेथड यूज करते समय हम एक और चीज देखते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में ठीक ठाक क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तब तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कम डिफरेंस है अगर बॉइलिंग पॉइंट में तो फिर मेथड्स चेंज करने पड़ते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, इतने टाइप के डिस्टिलेशन है। क्यों? क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका जो डिफरेंस होगा इम्प्योरिटी और प्योर कंपाउंड, वो एक जैसा तो होता नहीं, या तो बहुत ज्यादा होगा, किसी में बहुत हो सकता है कम भी हो, तो अलग अलग मेथड यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं? देन यहाँ जो प्रिंसिपल है इसके बी, मतलब इसको प्यूरिफाई करने का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, उस पर बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है, लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वेपराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर, द वेपर्स आर कूल्ड एंड लिक्विड्स सो फॉर्म्ड आर कलेक्टेड सेपरेटली। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है कि नहीं? इसमें क्या बोल रहा है, जो लिक्विड्स जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे वेपराइज होंगे, और जब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे वेपराइज होंगे तो उनका वेपर भी क्या होगा, अलग अलग बनेगा। पहले जो वेपर बनेगा हो सकता है उसमें मोर वोलाटाइल वाला ज्यादा हो, लेस वोलाटाइल वाला बहुत कम हो, तो उसे फिर ठंडा करेंगे उस वेपर को, उसमें क्या होगा, जो मोर वोलाटाइल वाला होगा वो ज्यादा होगा, लेस वोलाटाइल वाला थोड़ा बहुत होगा, और क्या होगा हमारा, वो सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए पहला जो टाइप का डिस्टिलेशन है वो है सिंपल डिस्टिलेशन, इसको समझते हैं। इस वाले में क्या करते हैं, मान लीजिए जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें इम्प्योरिटी है, जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी के अंदर क्या है हमारा, इम्प्योरिटी है, ठीक है कि नहीं? इसको हमें अलग करना है, इस इम्प्योरिटी को क्या करना है, नीचे हमें बर्नर यहाँ पे जला देना है, ठीक है? बर्नर जलाने के बाद क्या होगा, इसको हीट करेंगे, तो हमारे पास पता है कि जो इम्प्योरिटी है वो कैसा है, नॉन वोलाटाइल, जिसका वेपर नहीं बन सकता है, तो क्या होगा, ये उड़ेगा यहाँ से, जो प्योर वाला हमारा वोलाटाइल लिक्विड होगा इसका वेपर यहाँ से पास होगा, इधर जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये है कंडेंसर, क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर से क्या होगा, ये ठंडा होगा और ये धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होकर यहाँ कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो प्योर सब्सटेंस होगा
या प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो हमें यहाँ मिल जाएगा कंडेंस होने के बाद, और जो हमारा इम्प्योरिटी रहेगा वो इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या रह जाएगा, बचा रह जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन। और इसमें फायदा क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन लगाते कब है, जब दोनों के यानी लिक्विड जो कि प्योर लिक्विड हम बात कर रहे थे और जो हमारा इम्प्योरिटी उनके बीच का जो डिफरेंस पॉइंट है वो अच्छा खासा, मतलब सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है वो अच्छे खासे डिफरेंस से है। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे वही टेक्निक लिखा हुआ है। बाकी अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे सिंपल डिस्टिलेशन के। तो सिंपल डिस्टिलेशन में देखिए जो वाटर का प्यूरिफिकेशन है हैवी मेटल से, हैवी मेटल हो गया या नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी से, सॉल्ट है, हैवी मेटल है, इससे अगर हमको प्योर वाटर बनाना है, जैसे वाटर हम कहीं से लाएं, किसी सोर्स से, लेक से लाएं या फिर कहाँ से, सी से लाए, रिवर से लाए, जहां से भी लाए, तो फिर क्या होता है, जब प्रोसेस होता है उसमें सॉल्ट होते हैं, हैवी मेटल्स होता है उस वाटर के अंदर। तो क्या होता है, उनसे अलग करने के लिए, क्योंकि मेटल्स और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है, बट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 के आसपास होगा। तो सिंपल डिस्टिलेशन से हम इसको अलग कर सकते हैं। एसीटोन को अगर वाटर से अलग करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा, वाटर 100, अच्छा खासा डिफरेंस है। इथेनॉल, अल्कोहल का प्यूरिफिकेशन करना हो वाटर से तो भी ये मेथड लगाते हैं। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बारे पीवाईक्यू में आया हुआ है ये वाला, याद रखना है। क्लोरोफॉर्म को एनिलीन से जब अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन, बेंजीन एंड टॉलीन, देन 1 क्लोरोब्यूटेन एंड पी काइमिन। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये काइमिन नहीं होना चाहिए, क्यूमीन होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, पैरा क्यूमीन, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, इन एग्जांपल्स को ही आपको याद करना है, इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, इन्हीं से आएंगे एग्जाम में। अभी भी देखिएगा जब पीवाईक्यू में कराऊंगा तो इसी से आया हुआ है, ठीक है कि नहीं। देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसको थोड़ा समझना है अच्छे से। ध्यान से देखिए, ये हमें यूज कब करना है भाई, सिंपल डिस्टिलेशन तो हम समझ गए कि बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा खासा डिफरेंस होगा तब। लेकिन मान लीजिए कि जो हमारे पास प्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है एंड जो इम्प्योरिटी है, दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो अच्छा खासा नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, तब क्या करते हैं, तब हम लगाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स इज नॉट टू मच, सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट देम। तो हम लोग वहां क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते, तो अगले लाइन में, फिर जैसे आप हीट कीजिएगा, वेपर जो होगा लिक्विड का भी बनेगा और जो इम्प्योरिटी होगा उसका भी वेपर बनेगा, यानी जो वेपर्स उड़ रहे होंगे वो जो फ्लास्क से, उसमें क्या होगा, दोनों का वेपर आ जाएगा, किसका किसका, इम्प्योरिटी का भी और प्योर सब्सटेंस का भी। यानी उसको अगर आप कंडेंस भी करते हैं तो जो लिक्विड हमें मिलेगा उसमें दोनों मिल जाएगा, तो प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए होता कैसे, ये हमारा वो लिक्विड है जिसे हमें प्यूरिफाई करना है, इसी को हमें प्यूरिफाई करना है। मान लीजिए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इम्प्योरिटी के साथ, इसे प्यूरिफाई करना है, तो इसे भी फिर हीट करेंगे। हीट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक स्पेशल डिवाइस लगता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, अब इसमें ग्लास बीड्स भरा हुआ रहता है, ग्लास बीड्स होता है बहुत सारा, अलग अलग टाइप के होता है, अभी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, अब होता क्या, जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ दोनों के ही वेपर बनते हैं। अब जो था मोर वोलाटाइल वाला, उसका वेपर ज्यादा बनेगा, वाई, बिकॉज मोर वोलाटाइल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो कम ही हीट करने पे क्या होगा, उसका वेपर बनने लगेगा। लेस वोलाटाइल वाला भी पीछे पीछे आ रहा होगा, तो क्या होगा, जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट होगा वो यहाँ से टकराएगा और धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन जो लेस वोलाटाइल वाला होगा वो ऊपर जैसे जाएगा, टकराने के बाद वो कंडेंस भी होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अगला लाइन क्या बोल रहा है, इन दिस टेक्निक वेपर्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर आर पास थ्रू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिफोर कंडेंसेशन। यहाँ से जो दोनों के वेपर्स बनेंगे उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से भेजा जाता है। तो उसमें होता क्या है, द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा कहाँ है, कॉलम के माउथ के ऊपर, ये सॉरी राउंड बॉटम फ्लास्क के माउथ के ऊपर, ठीक है कि नहीं। देन यहाँ पहला स्टेप हो गया सबको याद, पहला से पहला में एकदम दिमाग नहीं लगाना है, पहला समझना है कि क्या है, हमको हीट करना है राउंड बॉटम फ्लास्क में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाल करके जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस इम्प्योरिटी दोनों है, उसके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और राउंड बॉटम फ्लास्क के माउथ पे हमें क्या लगाना है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक, अब नेक्स्ट में आते हैं, जब वेपर वहां से गुजरेंगे तब क्या होगा। ठीक है, देन समझते हैं। तो वेपर्स ऑफ द लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल रहा है ये लाइन, एनसीईआरटी का ही लाइन है, क्या बोल रहा है ये, ध्यान से देखो।
बोल रहा है कि जो वेपर हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे, जिसका भी दोनों में से जो भी होगा, वो पहले ठंडा हो जाएंगे, यानी कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। फिर उससे उतना हीट मिलेगा नहीं, ऊपर जाएगा, टकराएगा, टकराने से उसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा। काइनेटिक एनर्जी के घटने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी घटेगा और वो कंडेंस होना शुरू होगा। कौन सा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था, ठीक है। अब लो बॉइलिंग पॉइंट वाले के साथ क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले के पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन किससे ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके वेपर्स में होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है कि नहीं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसके वेपर्स के पास कम काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो ऊपर की ओर जाएगा, तो जब वो टकराएगा यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से, क्योंकि वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है हीट एक्सचेंजेस के लिए, तो जैसे ही यहाँ से जो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला का वेपर यहाँ से जाएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है, बार बार बोलना है। तो यहाँ टकराने के बाद क्या होगा, एनर्जी कम होगा, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था उसका काइनेटिक एनर्जी तो अच्छा खासा है, तो वो जाएगा तो वो जल्दी कंडेंस होने वाला नहीं है। तो जो जो हमारा कौन सा था, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला, वो ऊपर की ओर भाग रहा होगा, ठीक है। और जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो कंडेंस होकर नीचे की ओर आने लगेगा। तो जो थोड़े देर के बाद देखेंगे तो ये ऊपर वाला एरिया जो है, यहाँ पे लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड होगा या जो मोर वोलाटाइल वाला होगा, वो यहाँ ज्यादा होने लगेगा, और लेस वोलाटाइल वाला जो होगा वो नीचे की ओर सेटल होने लगेगा। क्लियर है इतना दूर, सिंपल, ये सेकंड पॉइंट, हाँ या ना। अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत है, रिवाइंड कीजिए, उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, सिर्फ रटना नहीं है। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। बाय द टाइम ऑफ वेपर्स रीच द क्या है, टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दीज आर रीच इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, वही बोल रहे हैं यहाँ मोर वोलाटाइल कंपोनेंट ज्यादा हो जाता है। अब ये टेक्निक हमारा क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल जो कि अभी ईरान वाला जो लड़ाई चल रहा है, यही पेट्रोल ये सब पे है कि नहीं, तो जो क्रूड ऑयल आता है उसमें डीजल, पेट्रोल, ये सब जो हम अलग करते हैं वो किससे अलग करते हैं, इसी मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये देखिए, ये सिंपल पैक्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसमें ग्लास बीड्स होते हैं, और एक बबल प्लेट कॉलम होता है, इसमें प्लेट्स लगे होते हैं। जब यहाँ से गैस जाता है, टकराता है, फिर यहाँ से जाता है, टकराता है, फिर ऐसे अब ऊपर की ओर जाता है। तो ऊपर की ओर कौन पहुंच पाता है, अभी बताएं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी मोर वोलाटाइल वाला ऊपर चला जाता है, लेस वोलाटाइल वाला नीचे रहता है। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद क्या, वो जो वेपर मोर वोलाटाइल वाला आ गया, उसके बाद क्या, उसके बाद उसको ठंडा करना है, कंडेंस करना है, और उसे हम अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या काम है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, मैंने बताया कि वो बहुत सारे सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है हीट एक्सचेंज करने के लिए। जो वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, असेंडिंग वेपर, एंड जो कंडेंस लिक्विड नीचे आ रहा है, जो कंडेंस लिक्विड नीचे की ओर आ रहा है, और जो वेपर ऊपर की ओर जा रहे हैं उनमें। तो अब देखिए, जो लिक्विड कंडेंस हो रहा होगा, जरूरी तो नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, थोड़ा बहुत तो वो भी लिक्विड क्या है, कंडेंस होंगे, जो कि क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, है कि नहीं, हाँ या ना, ऐसा होगा। हाँ, तो चलिए, तो होगा क्या, जब वो वेपर नीचे की ओर आएंगे, समझिए, जब वो वेपर नीचे की ओर आएंगे, कौन वाले, मोर वोलेटाइल वाले के, तो वो अगर कंडेंस हुआ, तो जो नीचे से वेपर जा रहा है, ऊपर वाला वेपर कंडेंस हुआ, नीचे की ओर आ रहा है, फिर जो नीचे वाला वेपर जा रहा है उस लिक्विड से मिलेगा, वो उसको हीट देगा, एंड वो हीट देगा तो क्या होगा, फिर से वो वेपराइज हो जाएगा, और वो नीचे की ओर ना जाके ऊपर की ओर चला जाएगा। क्लियर है या नहीं है, वही चीज यहाँ पे लिखा है, रीवेपराइज हो जाएगा, है कि नहीं। अब जैसे ही वो टॉप पे पहुंचेगा, वेपर्स बिकम क्या है, प्योर इन लो बॉइलिंग पॉइंट वाला, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला ऊपर ज्यादा होगा, और बोल सकते हैं कि मोर बॉइलिंग पॉइंट वाला नीचे होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला ऊपर की ओर होगा, है कि नहीं। आफ्टर, बोल रहा है, एक सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशन, इसको अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो क्या होगा, हर एक स्टेप के बाद हमें जो प्यूरिटी मिलेगी वो बढ़ के मिलेगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या क्या इसमें एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, एल्कोहलिक स्पिरिट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम लोग इससे अलग करते हैं, लिक्विड एयर को भी अलग करते हैं, मेटल्स एंड अदर मिक्सचर। एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है कि नहीं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसका दूसरा नाम है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ये कब यूज करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा लिक्विड है जिसे हमें प्यूरिफाई करना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, क्या है, बहुत हाई, तब ये मेथड यूज होता है। क्यों,
मान लीजिए कि अगर हमने उस लिक्विड को उस बॉइलिंग पॉइंट पर, उस हाई बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हमने हीट किया तो क्या होगा, हो सकता है वो डिकम्पोज हो जाए। अब डिकम्पोज होना क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, सॉलिड है मान लेते हैं, इसको हीट किया। अब हीट करने से क्या होता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले ही, मेल्ट होने से पहले ही क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। यानी ये मेल्ट नहीं हुआ, उल्टा क्या हो गया, डिसोसिएट, डिकम्पोज हो गया। तो उसी तरीके से जो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अगर हम उसे चाहें कि वेपर बना ले, उसको उसको वेपर बना के कंडेंस करें, तो प्रॉब्लम क्या आता है कि उस टेम्परेचर पे हो सकता है कि वो डिकम्पोज हो जाए, चाहे उसके नीचे टेम्परेचर पे भी हो सकता है वो डिकम्पोज हो जाए। ये डर है कि नहीं? जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशन लेके चलेंगे। तो ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उसे हम लोग किस मेथड से प्यूरिफाई करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आप लोग को याद होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन के बराबर हो जाए, प्योर लिक्विड या सॉल्यूशन के, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इस टेम्परेचर को टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे हमारा एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ या ना? यानी अगर एक्सटर्नल प्रेशर को हम कम कर दें तो हमें कम वेपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, और कम प्रेशर बनाते ही वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। तो हम यहाँ कुछ यही मेथड लगाएंगे, देखते हैं क्या है वो मेथड। ठीक है, तो ध्यान से, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो हमारा पूरा वैक्यूम डिस्टिलेशन का क्या है, लैब सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं, क्या है, अब ये वो लिक्विड है, यहाँ पे जो है हमारा वो लिक्विड है, जो लिक्विड हमें क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, अगर हम उस बॉइलिंग पॉइंट पे अगर इसको हीट करके वेपर बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, आप खुद बोलिए, ये क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, डिकम्पोज हो सकता है। क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। तो क्या करे भाई, तो हमको बस ये पता है कि जब पी एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाए, लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तब ये बॉईल करता है। तो क्या किया जाए, अगर हम किसी तरीके से पी एक्सटर्नल को घटा दें, किसी तरीके से पी एक्सटर्नल को घटा दें, जो लिक्विड के बाहर का प्रेशर उसको घटा दें, तो क्या होगा, तो इसको घटाने से हमें कम वेपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, कम वेपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, और जैसे ही हम कम वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, ये पी एक्सटर्नल के बराबर आएगा, ये बॉईल कर जाएगा, यानी कम वेपर प्रेशर पे ही ये बॉईल कर गया। क्यों, क्योंकि पी एक्सटर्नल क्या है, कम। अब मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेशर कुछ है, मान लेते हैं पहले इसका प्रेशर 1 एटीएम था, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, जो पी एक्सटर्नल है 1 एटीएम है मान लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिक्विड यहाँ होगा, यहाँ पे जो भी लिक्विड है, इसका वेपर बना करके उसका वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना करना होगा, 1 एटीएम। क्यों, तभी जाके इन दोनों का जो प्रेशर है वो इक्वल होगा, 1 एटीएम 1 एटीएम, तब जाके ये क्या होगा, बॉयल। बट उतना हीट करते में हो सकता है कि ये डिकम्पोज हो जाए। तो हमने एक दिमाग लगाया कि किसी तरीके से अगर हम इसका प्रेशर क्या करते हैं, कम कर देते हैं, मान लेते 0.5 कर देते हैं, तो हमें अंदर अब कम हीट करना पड़ेगा, हमें कम वेपर की जरूरत होगी, हमें यहाँ पे कम वेपर की क्या होगी, जरूरत होगी। क्यों कम वेपर की जरूरत होगी बॉईल करने के लिए, क्योंकि बाहर का प्रेशर कितना है, 0.5 एटीएम, तो हमें कम ही वेपर बनाना पड़ेगा। और कम वेपर बनेगा कैसे बाबू, सिंपल सा बात है, टेम्परेचर को उतना ज्यादा नहीं हीट करना है, कम टेम्परेचर पे ही उतना वेपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिस वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, 0.5 एटीएम, और ये कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा, बॉईल। और ये जो वेपर प्रेशर होगा, इसमें दोनों लिक्विड का पार्ट होगा, यानी जो इम्प्यूरिटी भी होंगे और जो प्यूरिटी। अब मानते हैं कि यहाँ जब दोनों का वेपर होगा, है कि नहीं, उसे हम यहाँ से क्या करेंगे, पास कराएंगे, और इधर सिमिलरली हम कंडेंस कराएंगे, तो यहाँ जो लिक्विड होगा वो हमें क्या होगा, मिल जाएगा। देन अब हम प्रेशर को कम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, वैक्यूम पंप को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। इसी को बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, हम उस पे आते हैं पहले। तो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिए ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का भाई बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है, ठीक है, तो इसको स्पेंट लाई, सोप इंडस्ट्री में ग्लिसरॉल यूज होता है, उसको स्पेंट लाई जो इम्प्यूरिटी होते हैं उसको बोलते हैं स्पेंट लाई।
टर्पेंटलाई और ग्लिसरॉल, इनको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम प्लस, सॉरी प्लस है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्लस, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग किससे अलग करते हैं, यूजिंग वैक्यूम डिस्टिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। साथ ही साथ और कहा, हाई बॉइलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एनिलीन हो गया, उसको अगर हम क्या करना है, एनिलीन और वेरियस ऑर्गेनिक ऑयल्स दैट आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, इंडस्ट्रियल केमिकल्स को अलग करने के लिए, जैसे एडिबल ऑयल रिफाइनिंग में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी कभी कभी यूज होता है लिब्रिकेटिंग ऑयल्स को अलग करने के लिए, ना कि क्रूड ऑयल वाला नहीं, क्रूड ऑयल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होता है, ठीक है। अब ये तो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ये एसेंशियल ऑयल्स। मान लीजिए जो एसेंशियल ऑयल्स फ्रेग्रेंसेस हम लोग बनाते हैं, उसको अलग करने में भी किसका यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। ये कब यूज करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये टेक्निक तब यूज किया जाता है जब जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी सब्सटेंस होगा वो क्या हो, स्टीम वोलाटाइल, क्या हो, जो भी सब्सटेंस जो कि इम्प्योरिटी के साथ है, इसमें इम्प्योरिटी क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, हमें इसको क्या करना है, अलग करना है। तो वो क्या होना चाहिए, स्टीम वोलाटाइल एंड इमिसिबल विथ क्या होना चाहिए, वाटर। स्टीम वोलाटाइल एंड इमिसिबल विथ वाटर, पहला पॉइंट पे आता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीम वोलाटाइल। तो ऐसे सब्सटेंस है जिससे अगर स्टीम पास किया जाए, वाटर को हीट किया जाए, उसके वेपर्स को अगर उस कंपाउंड से पास किया जाए तो क्या होगा, वो वोलाटाइल हो जाएगा, यानी वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, एंड देन वो साथ ही साथ उस वेपर में, यानी वाटर के वेपर में या वाटर में इनसॉल्युबल होने चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। कितना दूर क्लियर है। देन अब यहाँ पे अगले पेज में पहले चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। ये है सेटअप कुछ इस तरीके से, पहले मैं इसको समझाता हूँ फिर पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ वो कंपाउंड है जिसे हमें क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, जिसे हमें क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, ठीक है। अक्सर आप शादी वादी में जाते होंगे तो वहाँ कॉफी मशीन देखते होंगे, तो वहाँ अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो कॉफी को हीट करने के लिए कोई फ्लेम नहीं यूज किया जाता है। भाई जो गरीब वाला होता है वो इतना बड़ा स्टील टाइप का जो शादी में लगता है ना मशीन, उसमें एक इस तरीके से पाइप निकला होता है, उसे स्टीम को पास किया जाता है एकदम हाई प्रेशर एंड हाई हीट करके, और जग में क्या है, दूध और कॉफी मिक्स करके उसको हीट को, उस वेपर को बार बार क्रॉस किया जाता है, तो क्या होता है, हमारा जो कॉफी होता है वो गर्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे मेथड होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ हमने वाटर को क्या किया, हीट, इसके वेपर यहाँ से उड़ के कहाँ गए, इस वाले कंटेनर में। अब ये स्टीम वोलाटाइल है तो इसके वेपर्स बनना शुरू होंगे, साथ में यहाँ वाटर का भी वेपर होगा, यानी यहाँ जो वेपर्स होंगे वो वाटर के भी होंगे, तो उसके कारण भी कुछ प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देन प्रेशर ड्यू टू सर H2O, दोनों हो रहा होगा। अब इन दोनों का जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्सटर्नल के, क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल के, बाहर के प्रेशर के, तो ये बॉईल करेगा और इन दोनों का वेपर यहाँ से पास होगा, यानी वाटर का भी वेपर पास होगा और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी वेपर क्या होगा, पास होने लगेगा। उस वेपर को हम कंडेंस करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और हमें पता है कि वाटर और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इमिसिबल है, तो यहाँ दो लेयर बनेगा। फिर इस दो लेयर को क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो दोनों लेयर दिखेगा, फिर टैप से उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ये सिंपल सा मेथड है। अब आते हैं पॉइंट क्या क्या लिखा हुआ है, सब एनसीईआरटी के ही लाइंस हैं। तो क्या बोल रहा है कि स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, स्टीम को हम जनरेट करते हैं स्टीम जनरेटर से, और उसको हीटेड फ्लास्क के थ्रू क्या लिक्विड में पास करते हैं, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ स्टीम यानी वाटर का जो वेपर है और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों को कंडेंस और कलेक्ट किया जाता है जो मैंने बताया, और फिर उसको है बाद में हम लोग वाटर यूजिंग सेपरेटिंग फनल से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ये बॉईल कब होता है, जब दोनों का सम यानी वाटर और वेपर के कारण वो किसके बराबर हो जाए, पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो इस केस में होता क्या है कि अगर मान लीजिए वाटर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर सकता था, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 250 पे बॉईल कर रहा है मान लेते हैं, तो जो इन दोनों का मिक्सचर होगा, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो लोअर वाले से भी कम में बॉईल होगा, यानी लोअर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे भी कम में बॉईल होगा, यानी लेस देन, इनका जो मिक्सचर होगा लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या करेगा, बॉईल कर जाएगा, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं। देन फिर क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द सब्सटेंस इन द मिक्सचर इज वाटर एंड अदर इज वाटर इनसॉल्युबल देन द मिक्सचर विल बॉईल क्लोज
बट बिलो 373, वही बोले 373 से कम, यानी 100 से भी कम में बॉईल करेगा, ठीक है कि नहीं। कौन कौन से इसमें एकदम इंपॉर्टेंट एग्जांपल से एनिलीन को हम लोग सेपरेट करते हैं एनिलीन वाटर मिक्सचर से बाय यूजिंग कौन सा मेथड, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। देन मिक्सचर ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा क्लोरोबेंजीन, देन ऑर्थोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोबेंजीन, इसको भी किससे अलग करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से। अब नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स पे आएंगे, ठीक है कि नहीं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। कब है ये, 2017 नीट, 1999 और 93 में आया हुआ है। तो हमको पता है ऑर्थो और क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल्स है। अभी बताएं इन दोनों में क्या होता है, एक में होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें पैरा वाले में, और इस वाले में इंट्रा होता है, ठीक है कि नहीं। तो और ये दोनों ही क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, और वाटर में इनसॉल्युबल होगा तो क्या होगा, सिंपली हम उसको किससे अलग कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से। क्लियर है। देन अब आते हैं अगला, यहाँ ध्यान से देखिए, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलाटाइल, यहाँ पे वर्ड ही बोल दिया स्टीम वोलाटाइल, वर्ड यूज किया कि जो जिसको हम स्टीम से वोलाटाइल कर सकते हैं, विच आर कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स, यानी जो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं एसेंशियल ऑयल, ठीक है कि नहीं, वो स्टीम वोलाटाइल होते हैं। दीज आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, देखिए दूसरा लाइन भी बोल दिया, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, दो लाइन तो यहाँ खुद ही ये बोल दिया कि स्टीम वोलाटाइल है और इनसॉल्युबल है वाटर में रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, और बट आर मिसिबल विथ वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ मिसिबल है लेकिन वाटर के साथ इमिसिबल है, मतलब लिक्विड फॉर्म में। अब ध्यान से देखिए तो कौन सा मेथड इसमें हम यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन आया हुआ कब है, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है कि नहीं। तो कब यहाँ पे पूछ रहा है ये वाला चीज, ये कब कौन सा मेथड इस केस में यूज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन नहीं है अभी, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर नहीं, डिस्टिलेशन नहीं, स्टीम डिस्टिलेशन हाँ, व्हाई स्टीम डिस्टिलेशन एंड व्हाई नॉट डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, क्योंकि ये स्टीम वोलेटाइल है बोला, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, ठीक है कि नहीं। एंड देन इमिसिबल भी बोला, ये दोनों प्रॉपर्टी कहाँ यूज होता है, स्टीम डिस्टिलेशन में, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिर से एक क्वेश्चन है, ये नीट का जो री एग्जाम हुआ था 2024 में उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है। तो क्या बोल रहा है कि स्टीम वोलाटाइल है, देखिए फिर एक वर्ड बोल दिया स्टीम वोलाटाइल, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज इमिसिबल विथ वाटर, दो लाइन तो ऐसे ही बोल दिया भाई, है कि नहीं। लेकिन इस बार इस वाले में ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि इसको कौन से मेथड से हम सेपरेट करेंगे, इसमें क्वेश्चन कुछ और है। तो बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 250, और जो दूसरा वाला है वो कितना है, 100 है, वाटर का तो 100 होता है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका 250 है, तो कितने पे बॉइल करेगा। तो अगर वो इमिसिबल है, एक का 250 एक का 100 है, तो अभी मैंने बताया कि कितने पे वो बॉइल करेगा, क्लोज टू 100 डिग्री, बट बिलो होगा 100 से, क्लियर है या नहीं, हाँ या ना, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये कब आया हुआ है, ये 2025 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। अब यहाँ देखिए क्लोरोफॉर्म और क्या दिया हुआ है, एनिलीन पहला, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये तो साफ साफ आपको पता चल रहा होगा, बी का क्या होगा 3, बी का क्या होगा 3, बी का 3 कौन सा ऑप्शन में है, या तो सी या तो डी, हाँ हाँ या ना। इसी तरीके से छांटना है, जो आपको आसान लगे पहले उसको चुन लीजिए। फिर ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई, ये भी बताए थे, ग्लिसरॉल का बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और अगर इसको आप उतने टेम्परेचर पे हीट नहीं कर सकते, इसको रिड्यूस प्रेशर पे करना होता है, इसको ग्लिसरॉल को रिड्यूस प्रेशर पे करना होता है। तो ग्लिसरॉल का रिड्यूस प्रेशर कहीं है, हाँ ये देखिए ये वाला है, यानी हमारा सी का क्या हो जाएगा 1, यानी हमें क्या मिल गया पहला, बी का मिल गया 3, सी का मिल गया 1, ऐसा कितने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप देख सकते हैं एनिलीन और वाटर को कैसे अलग करते हैं, तो डी का क्या है 2, 2 मतलब स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन से क्यों अलग करते हैं, क्योंकि एनिलीन जो है अभी एग्जांपल बताए थे, यहाँ पे देखिए स्टीम डिस्टिलेशन में, यहाँ हम एग्जांपल बताए थे, देखिए एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर, अभी हम लोग ये पढ़े, क्योंकि एनिलीन का वेपर बनता है लेकिन वो इमिसिबल होता है वाटर में, क्यों इमिसिबल होता है वाटर के लिक्विड में, तो एनिलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर पोलर है, वो कोवलेंट, ये पोलर प्रोटिक टाइप का होता है, तो उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए एनिलीन और वाटर के मिक्सचर को हम लोग कैसे अलग करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से। ग्लिसरॉल वाले को इस रिड्यूस्ड प्रेशर में क्यों करते हैं, कि ग्लिसरॉल में एच बॉन्डिंग होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो डिकम्पोज हो सकता है, इसलिए रिड्यूस्ड प्रेशर में करते हैं। फिर देन आ गया क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट आसपास होता है, ठीक है, ये भी समझाए थे फ्रैक्शनल में। एंड देन हमारा लास्ट बचा क्लोरोफॉर्म विथ एनिलीन, क्लोरोफॉर्म विथ एलिनीन क्या होगा, सिंपल डिस्टिलेशन, क्यों, बिकॉज
इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, एंड अच्छा खासा डिफरेंस होने के कारण क्या है, हम उसे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला फिर से क्वेश्चन है, देखिए लगभग ये 2022 में, लेकिन ये मेंस का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। अब देखिए क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, अभी बताए थे ये किससे, डिस्टिलेशन से अलग होता है ना। यानी ए का 3 हो गया, ए का 3 कितने ऑप्शन में, ये 3 में दिख रहा है, तो इससे काम बनेगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए बेंजोइक एसिड नेप्थलीन में डर अगर लग रहा है, नेप्थलीन और सोडियम क्लोराइड में डर लग रहा है, तो पहले आप देखिए कौन सा काम का है, वाटर एंड एनिलीन। अभी बोले एनिलीन वाटर के वेपर्स में मिसिबल है, लेकिन वाटर जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो मिसिबल नहीं है, यानी ये किससे होगा, स्टीम डिस्टिलेशन, यानी सी का क्या हो जाएगा 1। तो सी का 1, ए का 3 कितने ऑप्शन में दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा, हाँ या ना। लेकिन अगर इस पे कॉन्सेप्ट देखें तो इन दोनों का भी क्वेश्चन कराते हैं। अब नेप्थलीन और सोडियम क्लोराइड को देखिए कैसे अलग करेंगे। नेप्थलीन क्या है, जैसे नेप्थलीन और सोडियम क्लोराइड है, NaCl नमक, ये नॉन वोलेटाइल है, और जो नेप्थलीन है ये देखो सब्लिमेबल होता है। नेप्थलीन जो होता है ये क्या होता है, नेप्थलीन सब्लिमेबल होता है, मतलब हीट करेंगे तो इसका नेप्थलीन का वेपर बनेगा, बट NaCl का वेपर नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। तो अगर हमने डी वाले को, यानी इसको हम लोग किस मेथड से अलग करते हैं, सब्लिमेशन के मेथड से अलग करते हैं, तो काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डी का क्या होना चाहिए, 2 भी है, तो देखिए डी का 2 दिया हुआ है। एंड अब आते हैं बेंजोइक एसिड एंड नेप्थलीन में, तो बेंजोइक एसिड एंड नेप्थलीन में भी लगेगा आपको कि इसे हम सब्लिमेशन से क्यों नहीं अलग कर रहे सर, इसको और इसको, बिकॉज बेंजोइक एसिड जो है उसको हीट करने पर उसका भी वेपर बनने लगेगा, एंड नेप्थलीन का भी बनने लगेगा, यानी दोनों का वेपर बनेगा। तो अगर आप उसको कंडेंस करते हैं या क्रिस्टलाइज करते हैं, प्रॉब्लम क्या होगा, दोनों आ जाएंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइज नहीं, मेनली कंडेंस करेंगे तो दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से, सब्लिमेशन से नहीं करेंगे। तो इसको कैसे अलग करेंगे फिर, तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, क्योंकि इनकी जो सॉलिबिलिटी होगी वाटर के अंदर वो क्या होगी, अलग अलग। वाटर, हॉट वाटर में बेंजोइक एसिड अच्छा खासा सॉल्युबल होता है, बट नेफ्थलीन सॉल्युबल नहीं होता है। तो अगर एक पार्ट सॉल्युबल हो और एक पार्ट सॉल्युबल ना हो, तो उसमें कौन सा यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके लिए क्या यूज होगा, क्रिस्टलाइजेशन, यानी बी का 4 होगा, चेक कर लीजिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये कब यूज करते हैं, तो ध्यान से देखिए, ये तब यूज किया जाता है, व्हेन टू यूज, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एन एक्वस मीडियम, इट इज सेपरेटेड बाय शेकिंग इट विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सॉल्युबल देन वाटर। मान लीजिए वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में है, हमको अलग करना है मान लीजिए, ठीक है। तो हमें पता है कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा मोर कोवेलेंट होगा, हाँ या ना। एंड वाटर जो है पोलर टाइप का होता है, तो अगर उसमें हम बाहर से एक और सॉल्वेंट डालें, जो जो सॉल्वेंट कैसा होगा, ऑर्गेनिक इन नेचर, उसको बहुत जोर से क्या करे, शेक करे, तो क्या होगा, जो पानी होगा और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बाहर डाला आपने, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। उससे होगा क्या, पहले क्या था, समझ करके देखिए, पहले क्या था आप समझिए, इसी को समझिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ऑर्गेनिक का ये वाला वाटर का है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है, मान लेते हैं इस तरीके से, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऊपर से आपने एक क्या किया, सॉल्वेंट लेयर डाला, कौन सा सॉल्वेंट लेयर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर डाला, ठीक है, और इसको शेक कर दिया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। तो मिक्स करते ही क्या होगा, तो मिक्स करते ही ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, और देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इस लेयर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वाई लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा, और ज्यादा सॉल्युबल होगा तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले पानी में सॉल्युबल थे, वो धीरे 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 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चले जाएंगे, एंड इसको अब जब छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, तो अब जब लेयर बनेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और पानी तो इमिसिबल होता है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मान लीजिए ऊपर चला गया और पानी नीचे आ गया, वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, किसका डेंसिटी कम है किसका ज्यादा, मानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेंसिटी कम है तो ऊपर आ जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का सॉरी, और वो ऊपर आ गया और वाटर नीचे आ गया। अब उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पानी में क्यों नहीं है अब, क्योंकि वो पानी में कम सॉल्युबल था, शेकिंग के कारण वो सब उसमें चला गया। एंड अब यहाँ टैप खोलिए, धीरे 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 पानी बाहर आ जाएगा, अब ये हमें ये सॉल्वेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस सॉल्वेंट में ही हमारा क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फिर आप इसमें क्या है, डिस्टिलेशन मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द aqueous solution should be immiscible with each other so that they form two distinct layer, ठीक है, layers which can be separated by separatory funnel, ठीक है। नाउ
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज लेटर रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बाद में बच गया जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसको डिस्टिलेशन से हम लोग अलग करेंगे, ठीक। देन क्या बोल रहा है अगला, differential extraction is carried out in a separatory funnel. If the organic compound is less soluble in organic solvent, a very large quantity of solvent would be required to extract even a very small quantity of the compound. ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। कहने का मतलब, ये लाइन का मतलब समझाते हैं, ऊपर दोनों समझा चुके हैं। मान लीजिए कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में ठीक ठाक वाटर में सॉल्युबल है, और आपने जो सॉल्वेंट डाला है ऊपर से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो डाला है वो अच्छा खासा सॉल्युबल नहीं है। यहाँ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला उसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा खासा सॉल्युबल नहीं, बहुत कम सॉल्युबल है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को शेक भी कीजिएगा ऐसे वाटर के साथ, इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डाल करके, तो ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे मिक्स होने वाला नहीं है। तो उसको छोटे से अमाउंट को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको जो सॉल्वेंट ऐड करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो ज्यादा लग जाएगा। क्लियर है? वो क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब बोला दिस टेक्निक कंटिन्यूज एक्सट्रैक्शन इज एम्प्लॉयड इन सच केसेस, इन दिस टेक्निक सेम सॉल्वेंट इज रिपीटेडली यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड। लाइन पढ़ के देखिए क्या बोल रही है, टेक्निक ऑफ कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन हम लोग बार बार करते हैं इन केसेस में, जिसमें कि क्या है, बहुत कम अमाउंट वाला जो जो ज्यादा सॉल्युबल नहीं था, उसके लिए बार बार ये करना पड़ेगा, टेक्निक को बार बार यूज करेंगे, रिपीटेड यूज करेंगे, तब ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। जैसे बेंजोइक एसिड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर सॉल्यूशन यूजिंग क्या है, बेंजीन, ठीक है। इसमें कर सकते एग्जाम्पल है, यहीं तक करते हैं फिर क्रोमेटोग्राफी आ जाएगा, है कि नहीं। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है कि नहीं। क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या है, तो बोला कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कहाँ यूज होता है, सेपरेट मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स। हमको पता है मिक्सचर किससे मिलके बनता है, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकता है, एक से ज्यादा सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो उन कंपोनेंट्स को अलग अगर हमें करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी में जो सैंपल का साइज होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम छोटे सैंपल्स को हम लोग अलग करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड जिसको क्रोमा बोलते हैं, उससे हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक। और ये कलर कंपोनेंट्स को मेनली क्या है, कलर कंपोनेंट्स को मेनली क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम लोग कहाँ अप्लाइड करते हैं, स्टेशनरी फेज में। समझिए क्या बोल रहे हैं, स्टेशनरी फेज है ना। स्टेशनरी मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो सकता है, रुका हुआ होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। उसके ऊपर वो सब्सटेंस जिसको हमें प्यूरिफाई या सेपरेट करना, उसको हम वहां पे लगाते हैं, किसमें, उस स्टेशनरी फेज में, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, बताएं, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद हम लोग प्योर सॉल्वेंट या एक मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट या फिर एक गैस को उस सब्सटेंस के ऊपर से गुजारते हैं। क्या बताएं, एक हमारे पास क्या होगा, सॉलिड या लिक्विड होगा, सॉलिड और लिक्विड होगा, जो किसके तरह काम करेगा, स्टेशनरी फेज, किसके तरह, स्टेशनरी फेज, जो कि रुका हुआ होगा, पहला पॉइंट एकदम दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है कि नहीं। स्टेशनरी फेज होगा, सॉलिड लिक्विड होगा, स्टेशनरी फेज होगा, उसके ऊपर हम लाके उस सैंपल को रखेंगे जिसे हमें सेपरेट करना है, ठीक है कि नहीं। अब इसके ऊपर से किसको गुजारना है, सॉल्वेंट या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, वो गैस भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट को, इसको हम लोग गुजारेंगे। क्लियर है, बोले ठीक है। तो क्या होगा, तो जब ये सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट स्टेशनरी फेज के ऊपर से गुजरेगा तो क्या होगा, देन द कंपोनेंट जो भी होंगे मिक्सचर का वो धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू होंगे। मतलब सॉल्वेंट जाएगा, किसके ऊपर से जा रहा है, उस स्टेशनरी फेज के ऊपर से। उस स्टेशनरी फेज पे कौन है, जो कंपाउंड को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ध्यान से देखिए, जैसे वो बहते हुए उसके ऊपर से गुजरेगा, वो एक एक कंपोनेंट को उठाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएगा। मान लीजिए वहां 3 कंपोनेंट है, 3 में से क्या है, एक बहुत जिद्दी है, चिपक चुका है उस स्टेशनरी फेज पे, किस पे चिपक चुका है, स्टेशनरी पे। दूसरा वाला थोड़ा कम जिद्दी है, थोड़ा कम चिपका है, और तीसरा वाला एकदम मस्त घूम रहा है कि मुझे नहीं चिपकना है भाई स्टेशनरी फेज पे। तो जब सॉल्वेंट उधर से बहते हुए आएगा तो क्या करेगा, उस सी को, मतलब जो थर्ड वाला कॉम्पोनेंट, उसको लेकर जल्दी भाग जाएगा, क्योंकि वो क्या है, चिपका हुआ अच्छे से नहीं है। देन बी, फिर कौन जाएगा, ए। क्लियर है कि नहीं, जो यानी जो ज्यादा मजबूती से किसके ऊपर चिपका होगा, स्टेशनरी फेज के ऊपर, उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। और जो बहुत धीमे से किस पे चिपका हुआ होगा, कम फोर्स के साथ चिपका होगा, कम एड्सॉर्ब हुआ होगा स्टेशनरी फेज पे, वो क्या होगा, जल्दी बह के निकल जाएगा, यानी जल्दी सेपरेट होगा। क्लियर है कि नहीं, ए बी सी, कौन जल्दी सेपरेट होगा,
जो कम एड्सॉर्ब होगा वो जल्दी सेपरेट, जो ज्यादा एड्सॉर्ब वो कम सेपरेट, ठीक है कि नहीं, वो पीछे रह जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए, अब इसको करने का कितना टेक्निक है, तो क्रोमेटोग्राफी दो टाइप से आता है, पहला है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है पार्टीशन। एडजॉर्प्शन में भी दो है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहला हम लोग किसको पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो मेरा इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडजॉर्ब ऑन अ एडजॉर्बेंट टू अ डिफरेंट डिग्री। बात सही है। मान लीजिए हम वाटर का ड्रॉपलेट लेते हैं और हमारे पास तीन तरह के सैंपल है, कागज है मान लेते हैं, एक प्लास्टिक है और एक मान लेते हैं रुई है, या फिर कोई कॉटन का कपड़ा है। उस पर अगर वाटर को ड्रॉप किया जाए तो क्या पानी हर जगह पे एक जगह से एडजॉर्ब होगा, चिपकेगा उसके ऊपर? नहीं, किसी में तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्लास्टिक के ऊपर से थोड़ा बहुत ऊपर में लगा हुआ होगा, पेपर में भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन सबका डिग्री क्या होगा, अलग, सबका एक्सटेंट क्या होगा, अलग। इसी फेनोमेना मतलब इसी प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, क्रोमेटोग्राफी, क्लियर है कि नहीं। अब एडजॉर्बेंट जिसके ऊपर हमें चिपकाना है वो कौन कौन यहाँ पे होते हैं, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना, एल्यूमिना Al2O3, ये हमारे किसके तरह काम करते हैं, एडजॉर्बेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे सेपरेट करना उसको चिपकाएंगे, क्लियर है। देन एक मोबाइल फेज यानी वही मूवमेंट वाला जो मूव कर रहा है, जो स्टेशनरी नहीं है, उसको इस स्टेशनरी फेज के ऊपर से गुजारा जाता है, अभी बताएं, इस एडजॉर्बेंट के ऊपर से, सिलिका जेल या एल्यूमिना के ऊपर से, और कंपोनेंट जो होंगे मिक्सचर के वो धीरे 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 अलग होते जाएंगे, क्लियर है या नहीं, हाँ या ना। अब जो दो टाइप के एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम एंड क्या है, थिन लेयर। नेक्स्ट आते हैं अगले पेज पे, ठीक। देखिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी सबसे पहले पढ़ते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, तो मेरा कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स अ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट स्टेशनरी फेस पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब। देखिए, इस तरीके से कोई ग्लास ट्यूब लिया जाता है कि नहीं। इसके ऊपर देखिए ये एडजॉर्बेंट है, नीचे वाला जो पार्ट है ये एडजॉर्बेंट है, ठीक है। इस एडजॉर्बेंट के ऊपर उस मिक्सचर को रखा जाता है जिसे हमें सेपरेट करना है, ठीक है। इन दिस केस ये वो मिक्सचर है जिसमें तीन कंपोनेंट है, ए बी एंड सी। समझ में आया, पहला पॉइंट। हमें एक ग्लास ट्यूब लेना है, इसमें एडजॉर्बेंट लेना है, हाँ या ना। एडजॉर्बेंट में क्या है, हम लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, वो जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करना है जिसमें ढेर सारे कंपोनेंट है उसको लेंगे, जैसे इस केस में ए बी और सी है, क्लियर। देन उसके ऊपर से एक मोबाइल फेज हम लोग भेजेंगे, मोबाइल फेज मतलब जो मूव करते हुए जाएगा, ये सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट देखिए यहाँ से मूव करते हुए जा रहा है इसके ऊपर से, ठीक है कि नहीं। सॉल्वेंट इसके ऊपर से यानी इस मिक्सचर के ऊपर से मूव करते हुए कहाँ जाएगा, नीचे स्टेशनरी फेज में, क्लियर। अब होगा क्या सोचिए, मैंने बोला था तीन कंपोनेंट है ए बी सी। अब जो ज्यादा मजबूती से एकदम चिपका हुआ है उसको सॉल्वेंट बहा नहीं पाएगा, जो कम मजबूती से चिपका हुआ है यानी एडजॉर्ब हुआ वो पहले मूव कर जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट यहाँ से गया और ये अलग होना शुरू हुआ, तो देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है, जब सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ गुजरा, ए बस बचा है और बी और सी यहाँ पे है, यानी ए चिपका हुआ है, बी और सी नीचे आ चुका है। इसमें देखिए तो ए सबसे ऊपर है, बी उससे भी नीचे, सी उससे भी नीचे, तो सबसे नीचे कौन पहुंचा, सी। इसका मतलब क्या है, सबसे नीचे सी पहुंचा, सबसे नीचे सी पहुंचा, इसका सिंपल सा मीनिंग है सी अच्छे से चिपका हुआ, एड्सॉर्ब हुआ नहीं था। किसके ऊपर एड्सॉर्ब नहीं हुआ था, एड्सॉर्बेंट के ऊपर। और ए अच्छा खासा एड्सॉर्ब हुआ था, यानी ए बहुत ज्यादा एड्सॉर्ब हुआ, इस सबसे ज्यादा मोस्ट एड्सॉर्ब बोल सकते हैं। और सी क्या है, लीस्ट एड्सॉर्ब। तो जो लीस्ट एड्सॉर्ब होगा वो नीचे की ओर दिखेगा और जो मोस्ट एब्सॉर्ब्ड होगा वो टॉप की ओर दिखेगा, क्लियर है इतना दूर। अब मेरे मन में आता है सर कौन ज्यादा चिपकता है कौन कम, यहाँ लाइन देखिए, मोर पोलर कंपाउंड इंटरैक्ट्स more with stationary phase and moves slowly through column। जो मोर क्या होगा, पोलर कंपाउंड होगा, वो ज्यादा इंटरैक्ट करेगा स्टेशनरी फेज से, वो ज्यादा चिपकेगा, वो जल्दी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है कि नहीं। देन बॉन्ड मतलब एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है, किसके साथ, स्टेशनरी फेज के साथ। और जो लेस पोलर होगा वो स्टेशनरी फेज यानी जो सिलिका जेल और एल्यूमिना उसके साथ उतना ज्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा नहीं, इसलिए सी नीचे की ओर आ जाएगा, ए मोर पोलर है चिपक जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, ए मोस्ट एब्जॉर्ब भी हुआ है और ये मोस्ट पोलर भी है। क्वेश्चंस आए हैं इससे पीवाईक्यू में, ये मोस्ट पोलर भी एग्जैक्ट यही डायग्राम पे क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। और लीस्ट एब्जॉर्ब मतलब ये क्या है, लीस्ट पोलर, लीस्ट पोलर। इतना दूर क्लियर है सबको, हाँ या ना। उसके बाद पढ़िए यहाँ पे जो जो लिखा है, जो मिक्सचर द मिक्सचर एड्सॉर्ब ऑन एड्सॉर्बेंट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है सब चीज, ऑन अ ग्लास ट्यूब पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब एन अप्रोप्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, ये ऊपर वाला सॉल्वेंट, विच इज अ लिक्विड और मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो डाउन द कॉलम स्लोली, वो धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा।
डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ विच कंपाउंड्स आर एड्सॉर्ब। अब कंपाउंड जो है वो कितने ज्यादा एक्सटेंट में एड्सॉर्ब हुए उसके अकॉर्डिंग सेपरेशन होगा, ठीक है। जो मोस्ट रेडिली एब्जॉर्ब होगा, जो सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब होगा, वो टॉप पे होगा, नियर द टॉप पे रहेगा, और जो कम एड्सॉर्ब होंगे वो डाउन में आ जाएंगे। क्लियर है या नहीं? वही चीज लिखा हुआ जो मैंने समझाया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, अब आते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ जाता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है कि नहीं। इसको कब यूज करना है? तो इट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ थिन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट कोटेड ऑन अ ग्लास प्लेट। एक ग्लास प्लेट लेना, उसके ऊपर हमें एड्सॉर्बेंट को लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्लेट ले लिए, मोबाइल का स्क्रीन आप समझ लीजिए ना, बस वो छोटा होना चाहिए इस तरीके से। उसके ऊपर आपने कुछ एक कोटिंग लगाया, किसका? एड्सॉर्बेंट का, और उसके ऊपर छोटा सा हम सैंपल लगाएंगे। समझ में आया? ये लिए मोबाइल का ये स्क्रीन छोटा सा, ठीक है, नोकिया 3310, जो भी स्क्रीन लेना है, ग्लास प्लेट टाइप का रहेगा, ठीक है कि नहीं। छोटा सा प्लेट लेना, उसके ऊपर क्या लगाना है? उसके ऊपर क्या लगाना है? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट लगाना है। एडजॉर्बेंट क्या होगा? वो डिपेंड करेगा कि हम क्या ले रहे हैं। मेनली वो क्या होता है? सिलिका जेल, और क्या होता है? एल्यूमिना। और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको रखेंगे, हाँ या ना। तो वो जो प्लेट है, ग्लास प्लेट, वो स्टेशनरी फेस की तरह काम करेगा। क्लियर? यहाँ लिखा हुआ होगा, देखिए, अ थिन लेयर ऑफ अबाउट 0.2 mm थिक of an adsorbent silica gel or alumina is spread over a glass plate of a suitable size। इस प्लेट को हम बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट या क्रोमा प्लेट। एग्जाम में आ भी सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमा प्लेट। तो जो पीएलसी प्लेट होता है उसे वो क्रोमा प्लेट भी बोलते हैं। उसके बाद द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज अप्लाइड एज अ स्मॉल स्पॉट ओवर अ क्या है 2 सेंटीमीटर अबव पीएलसी। अभी डायग्राम भी देखेंगे। मान लीजिए ये वाला ग्लास प्लेट है हमारा, इस पे हमने क्या लगाया है? ये एड्सॉर्बेंट लगाया है। क्या लगाया है? एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट क्या होता है आप खुद बताइए? सिलिका जेल या एल्यूमिना। इसके ऊपर, इसके 2 सेंटीमीटर के ऊपर, यहाँ मान लेते हैं ये हाइट 2 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर हम लोग एक क्या करेंगे? यहाँ पे इस जगह पे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पॉट की तरह लगाएंगे, जिसे हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। क्लियर है कि नहीं? इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे, हाँ या ना। देन उसके बाद क्या बोल रहा है? द ग्लास प्लेट इज देन प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड जार कंटेनिंग एलिमेंट यानी सॉल्वेंट। उसके बाद एक क्लोज जार होगा, इस तरीके से बंद हुआ जार होगा, इसके अंदर इसको प्लेस कर देंगे, रख देंगे। ये बंद होगा ये जार इस तरीके से, और यहाँ कुछ सॉल्वेंट होगा, इसमें थोड़ा दूर तक इसको डिप कर देंगे। इसको थोड़ा दूर तक हमें डिप करना, पूरा डिप नहीं करना, थोड़ा सा डिप करना है, ठीक है कि नहीं। अब एज द एलिमेंट राइजेस अप द प्लेट द कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर मूव्स अप along with the element to different distances depending upon their degree of adsorption and separation takes place। अब धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ से सॉल्वेंट ऊपर की ओर जाएगा, सॉल्वेंट ऊपर की ओर जाएगा, सॉल्वेंट ऊपर की ओर जाएगा, और यहाँ से जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे फिर सेपरेशन स्टार्ट होगा। जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो नीचे की ओर रहेगा, और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर। जो कम कम जो एड्सॉर्ब हुआ रहेगा वो धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर। जो ज्यादा चिपका हुआ होगा वो नीचे की ओर, और फिर जो कम चिपका होगा वो ऊपर की ओर। अभी डायग्राम भी दिखाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब इन्हीं के मूवमेंट का जो रेशियो होता है रिलेटिव एड्सॉर्प्शन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरएफ, रिटार्डेशन फैक्टर। कैसे निकलता है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अगला, जैसे एक क्लोज जार हो गया, हमने वो ग्लास प्लेट लिया, देखिए जिसके ऊपर एड्सॉर्बेंट है, एक सैंपल डॉट लिया, ठीक, और इसको डिप कर दिया। धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा? सॉल्वेंट ऊपर की ओर राइज करेगा। जैसे ऊपर की ओर राइज करेगा तो क्या होगा? सॉल्वेंट धीरे धीरे यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा? अलग होने लगेगा। यहाँ पे सॉल्वेंट बोल रहे हैं, धीरे धीरे वो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग होगा, धीरे धीरे वो फैलने लगेगा, ये स्पॉट जो है। और ये जो मूवमेंट होगा, किसका जो मूवमेंट होगा? ये जो मूवमेंट होगा बेस लाइन से, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, बेस लाइन से जो मूवमेंट होगा, यहाँ देखिए ये बेस लाइन जो हमने स्टार्टिंग में 2 सेंटीमीटर एबव लिया था, इसको बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। यहाँ से जितना मूवमेंट किसने किया? उस स्पॉट ने किया, वो जो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड ने किया, उसे हम एक्स बोलते हैं। और जितना सॉल्वेंट ने मूवमेंट किया उसको क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं, ठीक है। अब इनका रेशियो लेते हैं, तो एक्स अपॉन वाई का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं आरएफ। आरएफ का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इंटीग्रल वैल्यू ही हो। क्वेश्चन आया था, ठीक है, जैसा कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है कि नहीं। अब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो धीरे धीरे मूव करते हैं, स्लोअर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रन स्लोअर देन सॉल्वेंट इन टीएलसी। जो टीएलसी में सॉल्वेंट होगा उससे धीरे धीरे कौन मूव करेगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये वाला धीरे धीरे मूव करेगा, और जो मेन सॉल्वेंट है वो जल्दी जाएगा, ठीक है। आरएफ वैल्यू ऑफ पोलर कंपाउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो पोलर कंपाउंड का आरएफ वैल्यू होता है स्मॉलर देन नॉन पोलर,
जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उसके आरएफ वैल्यू ज्यादा होता है और जो नॉन पोलर होता है उसका आरएफ वैल्यू कम होता है, ठीक है कि नहीं? यानी जो ज्यादा चिपकता है, जो ज्यादा चिपकता है वो ज्यादा पोलर, चिपकना मतलब एडजॉर्ब। तो जो ज्यादा चिपकेगा ज्यादा पोलर, जो ज्यादा पोलर होगा उसका आरएफ वैल्यू कम होगा। ध्यान से देखिए, आरएफ वैल्यू क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा सोचिए। तो भाई वो जो मूवमेंट होगा वो ज्यादा चिपका हुआ वो कम मूव करेगा, कम मूव करेगा तो एक्स का वैल्यू घट जाएगा, और एक्स का वैल्यू घट जाएगा तो रेशियो घट जाएगा, तो आरएफ भी क्या होगा? घट जाएगा। यानी जो मोर पोलर होगा, मोर पोलर कंपाउंड्स, मोर पोलर, उसका आरएफ वैल्यू क्या होगा? कम होगा। किससे? जो लेस पोलर होगा उससे। क्लियर है कि नहीं? या जो नॉन पोलर होगा। और कंपाउंड्स विद हाई आरएफ वैल्यू, जिसका हाई आरएफ वैल्यू है इसका मतलब वो चिपका नहीं है, वो पूरा मूव कर रहा है, इसलिए उसका एक्स का वैल्यू ज्यादा है। और यानी वो एक्स, उसका मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या? उसका मतलब सिंपल सा, वो जल्दी सेपरेट होगा। वो क्या होगा? जल्दी सेपरेट होगा। एल्यूटेड फर्स्ट का मीनिंग होता है जल्दी सेपरेट होगा। ऑब्जर्वेशन देखिए क्या क्या है। द स्पॉट ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स आर विजिबल ऑन टीएलसी प्लेट ड्यू टू देयर ओरिजिनल कलर। टीएलसी प्लेट पे उसका ओरिजिनल कलर के कारण वो आराम से दिखेगा। कौन? द स्पॉट्स ऑफ कलर्ड कंपाउंड, जो कलर्ड कंपाउंड होंगे उसके स्पॉट्स आराम से कहाँ दिखेंगे? टीएलसी प्लेट पे। क्लियर? बट कुछ ऐसे भी होते हैं मिक्सचर, मतलब जो मिक्सचर होगा, जो कंपोनेंट होगा, जो कलरलेस होते हैं, तो वो टीएलसी प्लेट पे तो दिखने वाले नहीं है। मतलब ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, वो आसानी से टीएलसी प्लेट पे दिखेगा, लेकिन जो कलरलेस है वो कैसे दिखेगा? तो उसके बारे में बात हो रहा है। तो कुछ ऐसे भी स्पॉट्स बनते हैं जो कलरलेस कंपाउंड्स के होते हैं, वो इनविजिबल होते हैं आई के, तो बट वो कहाँ देखे जा सकते हैं? अल्ट्रा वायलेट लाइट में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में हम उस स्पॉट्स को देख सकते हैं। ठीक? अगर आपके पास यूवी लाइट का जुगाड़ नहीं है तो दूसरा जुगाड़ भी है। हम लोग क्या करेंगे उसमें? आयोडीन के जो क्रिस्टल्स हैं उसमें अगर उसको रखते हैं तो भी हमें ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? ब्राउन स्पॉट्स। क्या बोला? टीएलसी प्लेट पे जो सेपरेशन हुआ, अगर वो कलर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट कलर है, अलग अलग कलर है जो आंखों को दिखता है, तब तो आसानी से हम देख सकते हैं। लेकिन अगर वो जो मिक्सचर हमने रखा था वो सेपरेट हो गया और वो कलरलेस है, तब कैसे पता चलेगा भाई कौन कहाँ है? तब उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? यूवी लाइट को। और यूवी लाइट भी नहीं है तो क्या करेंगे? उसी टीएलसी प्लेट को कहाँ रखेंगे? क्रिस्टल ऑफ आयोडीन के जार में। ठीक है कि नहीं? थोड़ा क्रिस्टल ऑफ आयोडीन होना चाहिए उस जार में, उसको रखेंगे तो हमें ब्राउन स्पॉट्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? ब्राउन स्पॉट्स। तो हमें पता चल जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो कभी कभी क्या किया जाता है? एक कुछ रिएजेंट को उसके ऊपर क्या किया जाता है? स्प्रे किया जाता है। ठीक है? रिएजेंट को स्प्रे किया जाता है और डिटेक्ट किया जाता है कि कौन सा उसमें कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स में हम लोग नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन को क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स में है, उसका एमिनो एसिड्स का टेस्ट जो होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो नीन हाइड्रीन सॉल्यूशन को जैसे डालेंगे तो एक कलर आता है, वॉयलेट कलर में नहीं आता, वॉयलेट पर्पल टाइप का कलर आता है, उससे हमें पता चल जाता है कि क्या है। ठीक है? नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन सब ध्यान से देखिए, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में भी आया, नीट में सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है? आते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी। जो बाबू मोर पोलर होता है क्या बोले थे? याद करो, अभी बताएं। मोर पोलर जो होता है वो क्या होता है? मोर एडजॉर्ब होता है। वो क्या होता है? मोर एडजॉर्ब। जो ज्यादा पोलर होगा वो ज्यादा चिपकेगा और उसका आरएफ वैल्यू उतना ही क्या होगा? कम होगा। जो मोर पोलर होगा वो मोर एडजॉर्ब होगा और उसका आरएफ वैल्यू उतना ही क्या होगा? कम होगा। क्लियर? तो कंपाउंड सी इज क्या है? मोर पोलर देन ए एंड बी। तो भाई अगर ये मोर पोलर होता सी तो ऊपर की ओर होता, चिपका हुआ होता, वो नीचे नहीं आता। ठीक है? नहीं, ये पॉइंट गलत है। कंपाउंड ए इज लीस्ट पोलर बोल रहा है, तो अगर लीस्ट पोलर होता तो वो नीचे आ जाता, क्योंकि जो ज्यादा पोलर होता है वो ऊपर क्यों होता है? मोर एडजॉर्ब होता है, उसका आरएफ वैल्यू भी कम होता है और टॉप पे होता है। कहाँ पे होता है? टॉप पे। तो अगर यहाँ टॉप पे कौन है? ए। यहाँ पे टॉप पे कौन है? ए। ए टॉप पे क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा पोलर हुआ होगा, ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ होगा और वो टॉप पे दिखेगा। बट यहाँ तो बोला ए इज लीस्ट पोलर, यानी ये पॉइंट भी क्या है? गलत है। क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट, बोला कि कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी। बी से पहले सी आ गया, ऐसा बात नहीं है। सी पहले आएगा। क्यों? सी नीचे की ओर है, तो भाई सी पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा? बी आएगा। ठीक है कि नहीं? जो लेस पोलर होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं, वो पहले एल्यूट होते हैं। ठीक है कि नहीं? ये भी बात क्या है? गलत है। देन कंपाउंड ए स्पेंड्स मोर टाइम इन द कॉलम। ये बात सही है। क्यों ये बात सही है? भाई ये मोर पोलर है, मोर एड्जॉर्ब है, तो उसको नीचे आने में क्या लगेगा? समय। तो ज्यादा समय कहाँ स्पेंड करेगा? कॉलम में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जल्दी से बताइए क्या सही है। इसमें क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट
आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी, गलत है। कंपाउंड ए लीस्ट पोलर है। कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ द, अच्छा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। आइडेंटिफाई द कर देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट बोला है, ध्यान से देखिए, अभी हम भी कंफ्यूज हो गए थे इसी बात को लेके, भाई यहाँ करेक्ट बोल रहा है और तीन तीन यहाँ पे गलत आ रहे हैं, कैसे आंसर कैसे होगा, ऊपर से ऑप्शन है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए ऊपर क्या बोला, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और फिर इन ऑप्शंस में से चुनिए कि कौन इनकरेक्ट है। तो कौन कौन इनकरेक्ट है, ए बी और सी, डी तो सही है, तो ए बी सी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए। तो कभी कभी देखिए क्वेश्चन पढ़ने में भी एरर हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। अब क्या, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफी प्यूरिफिकेशन मेथड, इसमें क्या क्या बात बोल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रन फास्टर देन सॉल्वेंट, गलत बात है। पीएलसी में जो सॉल्वेंट होता है वो स्पीड बढ़ता है, वायु वैल्यू होता है उसका, याद कीजिए अभी पढ़ाए थे। और ये लाइन एग्जैक्ट हम यही लाइन दिए हुए हैं अपने नोट्स में भी, देखिए यहाँ पे आ गया भाई, हाँ देखिए ये लाइन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रन स्लोअर देन, ये लाइन एग्जैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया है, देखिए यहाँ पे क्या है इस वाले क्वेश्चन में, तो भाई फास्टर बोल रहा है, रॉन्ग है ये, ठीक है कि नहीं। देन अब बोल रहा है नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन्ड एट द टॉप, नॉन पोलर कंपाउंड टॉप पे होता है, ऐसा होता है क्या, अभी अभी फिर पिछले ही क्वेश्चन में समझा है, जो ज्यादा पोलर होगा ज्यादा एड्जॉर्ब होगा, जो ज्यादा एड्जॉर्ब होगा वो ऊपर की ओर होगा, नॉन पोलर कम एड्जॉर्ब होंगे नीचे की ओर होंगे, यानी ये बात भी क्या है, गलत है, ए भी गलत बी भी गलत। आर एफ ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन अ नॉन पोलर कंपाउंड, ये बात सही है, सही है कि नहीं, कहाँ लिखा, आर एफ ऑफ अ पोलर कंपाउंड का आर एफ वैल्यू कम होता है किससे, नॉन पोलर से, यानी ये बात क्या है, सही बात है, क्योंकि वो मूव नहीं करेगा। आर एफ होता क्या है, एक्स अपॉन वाई, आर एफ क्या होता है, एक्स अपॉन वाई, एक्स क्या होता है, कितना मूव करेगा, तो भाई जो पोलर होगा वो मूव ही नहीं करेगा, वो तो चिपका रहेगा, तो उसका एक्स का वैल्यू कम। और जो क्या बोलते हैं, जो नॉन पोलर होंगे वो क्या होंगे, चिपकते नहीं, उतना ज्यादा एड्जॉर्ब नहीं होते, वो मूव ही नहीं करेंगे, उसका एक्स का वैल्यू ज्यादा। तो सिंपल सा बात है, आर एफ वैल्यू किसका ज्यादा, नॉन पोलर का, ठीक है कि नहीं, यानी ये बात सही है। आर एफ इज इंटीग्रल वैल्यू, बात सही नहीं है, ये भी मैंने बताया था, जब आर एफ निकाल रहे थे वहां साफ साफ लिखा था और साफ साफ बताया था कि इंटीग्रल वैल्यू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कब कब पूछा है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि नीट है तो ये सब क्वेश्चन जेई मेंस का क्यों, ये आप ही के लेवल का क्वेश्चन है इसलिए इसको डाले हैं, ठीक है, क्योंकि नीट मेनली अभी 2 साल से या 3 साल से ही ये टॉपिक को इंक्लूड किया है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है, तो हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, तो एनटीए ही दोनों एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, सेम एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, यही सब हो सकता आ जाए। देखिए टीएलसी एनालिसिस किया गया, जिसमें 3 कंपोनेंट है, ए बी और सी। सिलिका जेल उसमें एड्सॉर्बेंट है, स्टेशनरी फेज की तरह वो काम कर रहा है, ठीक है, आरएफ वैल्यू दिया हुआ है, ए का आरएफ वैल्यू है, बी का आरएफ वैल्यू है, सी का आरएफ वैल्यू है, तीनों है। अच्छा आरएफ वैल्यू किसका ज्यादा होता है, याद कीजिए अभी बताया था, आरएफ वैल्यू नॉन पोलर का ज्यादा होता है, आरएफ वैल्यू किसका ज्यादा होता है, नॉन पोलर का आरएफ वैल्यू क्या होता है ज्यादा, नॉन पोलर जो होगा उसका आरएफ वैल्यू क्या होगा ज्यादा। तो देखिए ए ज्यादा नॉन पोलर होगा, यानी सी सबसे ज्यादा होगा पोलर, बी उससे थोड़ा कम पोलर, ए सबसे कम पोलर, यानी पोलैरिटी की बात करें तो सी विल बी ग्रेटर देन बी एंड बी विल बी ग्रेटर देन ए, ये कौन सा ऑर्डर है, पोलैरिटी का, पोलैरिटी, ठीक है। तो सी सबसे ज्यादा पोलर होगा, ये पोलैरिटी का ऑर्डर है, क्लियर है या नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, रिगार्डिंग द अबव ऑब्जर्वेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, याद रखिएगा नॉट करेक्ट बोला है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ए इज मोस्ट नॉन पोलर कंपाउंड, सही बात है, ये सही बात है, क्योंकि उसका आरएफ वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम पोलर होगा वो, तो सबसे ज्यादा नॉन पोलर होगा, है कि नहीं। देन सी इज द मोस्ट सॉल्युबल कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज, भाई देखो मोबाइल फेज यानी सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल, ध्यान रखिएगा एड्सॉर्ब का बात नहीं कर रहा है, जो सॉल्वेंट बह क्या रहा उसमें कौन सॉल्युबल ज्यादा होगा, तो जो कम चिपका हुआ होगा, जो कम चिपका हुआ होगा, ऐसे सॉल्वेंट बह क्या रहा है, तो जो कम चिपका हुआ उसको पकड़ेगा और लेके नीचे आ जाएगा, यानी जो कम चिपका हुआ है, कम एड्सॉर्ब हुआ हुआ है, वो क्या होगा, वो सॉल्वेंट में क्या होगा ज्यादा, मोबाइल फेज में क्या होगा ज्यादा सॉल्युबल, वो नीचे की ओर चला जाएगा, क्लियर है। कौन कम चिपका हुआ होता है, जिसका आरएफ वैल्यू क्या होता है,
जिसका आरएफ वैल्यू क्या होता है, कम चिपका हुआ है, यानी जिसका आरएफ वैल्यू ज्यादा होता है वो कम चिपका हुआ होता है। या एक और लाइन बोल सकते हैं, जो नॉन पोलर होता है सर वो कम चिपका होता है। पोलैरिटी की बात करें तो ए नॉन पोलर है, तो यहाँ पे ए सबसे कम चिपका हुआ होगा। और अगर ए सबसे कम चिपका हुआ है तो सॉल्वेंट इसी को सबसे पहले लेके भागेगा, यानी सॉल्वेंट में क्या है, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में होगा। हाँ किसका, ए का, हाँ या ना, क्लियर। तो ये बात भी गलत, ये बात गलत है, बी वाला जो बात है ये गलत है, ए वाला बात सही है। नेक्स्ट अब आते हैं, ए विल बी एल्यूटेड फर्स्ट। एल्यूटेड फर्स्ट मतलब सेपरेटेड फर्स्ट। भाई सेपरेट कौन पहले होता है, जो सबसे कम नॉन पोलर होता है, मतलब जो सबसे कम पोलर होता है, सॉरी नॉन पोलर नहीं, जो सबसे कम पोलर होता है। सबसे कम पोलर कौन है, ए, तो यही सबसे पहले निकलेगा, ये बात भी क्या है, सही है। नेक्स्ट, सी इज द मोस्ट स्ट्रांगली एडजॉर्ब्ड या एब्जॉर्ब्ड कंपोनेंट। तो भाई जिसका आरएफ वैल्यू सबसे कम वो सबसे ज्यादा क्या पोलर, जो सबसे ज्यादा पोलर वो सबसे ज्यादा एडजॉर्ब, यानी ये बात भी सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट कौन है, सी। तो सी विल बी योर, सी बोल रहे सॉरी, बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। क्लियर है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग among the following is most appropriate in separation of a mixture of 100 mg। तो देखिए 100 mg बहुत कम अमाउंट होता है, तो पक्का ये क्या है, क्रोमेटोग्राफी का ही क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। लेकिन देख लेते हैं फिर भी कौन कौन सा है, पी नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो ये हो गया OH और ये हो गया NO2, ठीक है। ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। देन पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड क्या होता है, देखिए ये पिक्रिक एसिड है, ठीक है, ये पिक्रिक एसिड है और ये हमारा पी नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, पी नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब मेरा यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम उस पे आते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन है हम उस पे आते हैं, क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, याद कीजिए, जब कोई भी चीज का खतरा हो कि अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो आग पकड़ सकता है, एंड वो इमिसिबल विथ वाटर हो। तो भाई देखिए ये दोनों मिसिबल होगा क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, तो ये तो मिसिबल है, यानी स्टीम डिस्टिलेशन यूज नहीं होगा। अब इस पे हमको डाउट लग रहा है थोड़ा, क्योंकि ये टीएलसी मेथड है। अब आते हैं पहले सब्लिमेशन। भाई सब्लिमेशन मेथड यहाँ यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होने वाला है नहीं, इसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है इस वाले में, जो हमारा और पैरा नाइट्रोफिनॉल है इसमें क्या है, इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, और इसमें इंट्रा है, इसमें इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग है इस वाले में, पैरा वाले में, और इसमें इंट्रा मॉलिकुलर है, इस वाले में क्या है, इंट्रा है। तो ये डायरेक्टली सब नहीं होंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है, ये डायरेक्टली सब्लिमेट नहीं होंगे, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला है। देन टीएलसी, और ये 2 5 फीट लॉन्ग सिलिका जेल वाला कुछ बोल रहा है ऐसा टाइप का। तो भाई देखिए सैंपल ही हमारा 100 mg का है, इसमें 2 से 5 फीट लॉन्ग कॉलम का जरूरत पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सैंपल है नहीं। तो सिंपल सा सबसे आसान तरीका क्या है, टीएलसी। तो यहाँ टीएलसी विल बी और क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अब आगे आते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है कि नहीं, लास्ट टॉपिक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद आपके लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है, मतलब यहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे सब बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब आते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये क्या होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बेस्ड कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। बात वही है जो पीछे था, वही चीज है। ये कंटिन्यूअस क्या होगा, वही सॉल्वेंट गुजरेगा, सॉल्वेंट गुजरेगा तो क्या होगा, उसी तरीके से जो एड्सॉर्ब होंगे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वहां से वो क्या होगा, एल्यूट होगा या सेपरेट होगा। बट इसमें टेक्निक अलग होता है, इसमें हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी भी इसको, इसका जो टाइप है उसको पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, तो ध्यान से देखिए, इस टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी एक स्पेशल क्वालिटी पेपर को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। बस इसमें मटेरियल अलग है। इसके पहले जो टीएलसी यूज होता था उसमें ग्लास प्लेट यूज करते थे, उसमें क्या यूज करते थे, ग्लास प्लेट यूज करते थे, ठीक है कि नहीं। यहाँ हम क्या यूज करेंगे, पेपर, जिस पेपर का नाम क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी पेपर। वो एक स्पेशल टाइप का पेपर आता है, उसमें क्या स्पेशल है वो भी बता रहे हैं। उस पेपर के अंदर वाटर ट्रैप्ड होता है, उस पेपर के अंदर क्या ट्रैप्ड होता है, क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक वाटर सॉल्वेंट ट्रैप्ड होता है, ठीक है नहीं। और वही किसके तरह काम करता है, स्टेशनरी फेज। पहला क्वेश्चन,
यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है क्वेश्चन कि भाई पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम स्टेशनरी फेज किसको लेते हैं? तो सिंपल सा बात है, जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है उसके अंदर जो सॉल्वेंट लॉक्ड है वो सॉल्वेंट क्या है हमारा, किसके तरह काम करेगा? स्टेशनरी फेज की तरह। ठीक है, तो भाई मोबाइल फेज कौन होगा, मतलब जो उसके ऊपर से बहते हुए जाएगा वो कौन होगा? तो ध्यान से देखिए, द स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर इज स्पॉटेड एट द बेस विद द सॉल्यूशन ऑफ द mixture is suspended in a suitable solvent of mixture or solvent or a mixture of solvent. This solvent act as mobile phase. मतलब यहाँ देखिए क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इसको एक सॉल्वेंट में डिप करता है। ये जो सॉल्वेंट है ये किसके तरह काम करता है? ये जो सॉल्वेंट है जार के अंदर वो किसके तरह काम करता है? मोबाइल फेज, यानी मूवमेंट वाला जो काम करता है, मोबाइल फेज। क्लियर है कि नहीं? और जो यहाँ स्पॉट है यही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो स्पॉट दिख रहा है ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर रखना है और इसको इसमें ढक देना है और इसको कार्डबोर्ड से बंद कर देना। क्या होगा? कैपिलरी एक्शन के कारण ये पानी पेपर में एब्जॉर्ब होगा और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा। जैसे धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा तो ये स्पॉट भी ऊपर की ओर जाएगा बेस लाइन से, और ये क्या होगा? धीरे धीरे सेपरेट होगा। जो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा वो नीचे की ओर होगा, जो कम एब्जॉर्ब होगा वो ऊपर की ओर बहना क्या करेगा? शुरू करेगा। क्लियर? तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या बोल रहा है? द सॉल्वेंट राइजेज अप बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? ये जैसे कि जड़ जो होता है पेड़ का वो क्या करता है, पानी जो रूट्स जो होते हैं वो पेड़ के, वो कैसे पानी को जमीन से कहाँ अपने तने पे लेके स्टेम पे भेजते हैं, लीव्स पे भेजते हैं, टॉप पे भेजते हैं। तो वो कैसे भेजते हैं? कैपिलरी एक्शन से। ठीक है कि नहीं? अब जो पेपर है धीरे धीरे क्या करता है, सेलेक्टिवली जो क्या करेगा, कंपोनेंट्स को धीरे धीरे पार्टीशन करेगा अलग अलग फेजेस में। मतलब जो ज्यादा चिपका होगा, जो कम चिपका होगा कम चिपका होगा, धीरे धीरे सॉल्वेंट के साथ ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, जो कम चिपका होगा वो नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, द पेपर स्ट्रिप सो डेवलप्ड इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राम? तो क्रोमेटोग्राम क्या है? जो डेवलप्ड पेपर है। डेवलप्ड पेपर मतलब जो क्रोमेटोग्राफी हमने कर लिया उसके बाद जो पेपर हमारे पास दिख रहा है कि अलग अलग सेपरेशन हुआ पड़ा है, उसे हमें क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? द स्पॉट्स ऑफ द सेपरेटेड कलर्ड कंपाउंड्स आर विजिबल एट डिफरेंट हाइट। अलग अलग हाइट पे हमें दिखाई देता है। कहाँ पे? क्रोमेटोग्राम में। द स्पॉट ऑफ सेपरेटेड कलरलेस कंपाउंड में बी ऑब्जर्व आइदर अंडर यूवी। अगर हमें वो नहीं दिख रहा है, वही कलरलेस मिक्स कंपोनेंट्स हैं, तो यूवी को यूज करके कर सकते हैं या एक अप्रोप्रिएट रिएजेंट को स्प्रे करेंगे तो हमें दिखाई दे देगा। क्लियर है नहीं? जैसे हमने टीएलसी में किया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के। किसका एग्जाम्पल है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। क्लियर है? 2020 नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? नीट। नेक्स्ट, अब अगले पे आते हैं, क्या बोल रहा है कि ये 2025 का क्वेश्चन है, इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज क्या है? थिन फील्ड ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन इनर्ट सपोर्ट। इनर्ट सपोर्ट मतलब पेपर में, है कि नहीं? इनर्ट सपोर्ट, इनर्ट सपोर्ट मतलब क्या है? पेपर में। ठीक है कि नहीं? पेपर के अंदर, पेपर के अंदर, ये पेपर के अंदर जो लिक्विड होता है प्रेजेंट पेपर के अंदर, वही हमारा क्या होता है? स्टेशनरी फेज होता है। बात सही है कि गलत है? बात सही है कि गलत है? तो ये बात क्या है? एकदम 100% सही है। क्लियर है कि नहीं? देन दूसरा क्या बोल रहा है, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट एज स्टेशनरी फेज। नहीं, मटेरियल ऑफ पेपर नहीं, पेपर के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो किसके तरह काम करता है? वो हमारा काम करता है किसके तरह? किसके तरह? स्टेशनरी फेज। यानी ये तो सही है बट ये गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्लियर है? नेक्स्ट, तो चलिए जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। क्या है ये? क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि H2O और क्या है? कॉलम 1 में मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, कॉलम 2 में सेपरेशन टेक्निक दिया हुआ है। कौन सा सही है मैच करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ? H2O और क्या दिया? CH2Cl2। एक क्या है? पोलर, एक क्या? लेस पोलर। ये लेस पोलर है और ये क्या है? मोर पोलर है। तो भाई दोनों का पोलैरिटी क्या है? अलग अलग है। और दोनों का पोलैरिटी अलग अलग है तो ये पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो क्या कर सकते हैं बताइए? कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं इस केस में? क्या हम यहाँ पे डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन लगा सकते हैं? क्या हम यहाँ पे डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन लगा सकते हैं? हाँ। क्यों? ये कब लगता था आप खुद सोचिए। ये तब लगता है जब सॉलिबिलिटी में क्या हो? डिफरेंस हो, मतलब एक पोलर में ज्यादा सॉल्युबल हो और एक नॉन पोलर में ऐसा सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल हो, तो क्या लगता है? डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। मतलब ये वाला नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा और ये वाला कहाँ ज्यादा सॉल्युबल होगा?
जो मोर पोलर होगा, लेस पोलर वाले में यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये वाला ज्यादा सॉल्युबल होगा और ये वाला क्या होगा, वाटर ही है। वाटर तो खुद सॉल्वेंट है, तो इन दोनों को शेक करेंगे, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल करके, यानी इन दोनों का मिक्सचर में क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बाहर से डालेंगे, उसको शेक करेंगे। तो शेक करने से क्या होगा, शेक करने से जो CH2Cl2 होगा जो पानी के अंदर डिजोल्व है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा, उसका लेयर बनेगा और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है कि नहीं। देन आते हैं कौन, ये वाला देखो, NaCl। NaCl क्या होता है, आयोनिक। C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होगा, कोवेलेंट। अब एक है आयोनिक, एक है कोवेलेंट। अगर हम इसको पानी के अंदर डालें, ये एक वाला केस नहीं है पोलर, लेस पोलर, मोर पोलर, एक आयोनिक है, कोवेलेंट है। तो अगर इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो NaCl ज्यादा डिसॉल्व होगा, C6H12O6 कम डिसॉल्व होगा। तो अगर एक ही सॉल्वेंट के अंदर दो अलग अलग कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है तो कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट है कौन, केरोसिन, नैप्थलीन। दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट है, दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट है, तो क्रोमेटोग्राफी से करेंगे नहीं। इसको कैसे अलग करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो जो बच गया बी किससे होगा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इन दोनों का एड्सॉर्बेंट का जो टेंडेंसी होगा, एक्सटेंट होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, तो इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी से करेंगे। तो अब चेक करते हैं, डी का 1 कितने ऑप्शन में है, 2 में है। फिर ए का 2, डी का 1, ए का 2 कितने में दिख रहा है, सी ऑप्शन में। बाकी सब बी का 3 हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ खत्म हो चुका है चैप्टर। देखिए अब आपको इसी को बार बार अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कीजिए। कंफर्म आपको इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा नीट में। एंड अब इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी नहीं है, सारा एनसीईआरटी का कंटेंट हम लोग कर लिए। ठीक है, तो होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा एग्जाम जाएगा। थैंक यू। चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्या बोले, सपोर्ट दिखाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।